माँ शारदे को नमन करते हुए माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आज विश्व के, भारत के नहीं विश्व के समस्त गुरुओं का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज शिक्षक दिवस भी है। एक तरह से हम कह सकते हैं ये सिनेमा सत्र एक तरह से हम गुरुओं को समर्पित कर सकते हैं। शिक्षक दिवस है, उनका बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत के नहीं विश्व के समस्त गुरुओं को शुभकामनाएं देता हूं, उनकी चरण वंदना करता हूं, उनको नमन करता हूं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री श्याम आर सिंघानिया जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सरलता की प्रतिमूर्ति है। सरलता की प्रतिमूर्ति। जब से मैं आपके संपर्क में आया हूं, यदा कदा मेरी वार्ता हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं इतने कम टाइम में बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि बहुत पहले से मेरा परिचय आपके साथ में है। आप फिल्म टुडे यानी एफटी फिल्म्स के चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि रहती है, आप कार्य करते रहते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा व्यक्तित्व दीर्घजीवी हो, लंबे समय तक जिए और बहुत महान कार्य करता रहे। आपके माध्यम से पूरा गुलदस्ता जुड़ा है और इस सत्र की अध्यक्षता भी आप ही कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। इसके बाद में मैं सभी एक से एक योद्धा पुरोधा जो हैं उन सब का उनको नमन करते हुए और सीधे अध्यक्ष जी को ही मंच समर्पित करता हूं। आज की संचालन की कार्रवाई भी उन्हीं के साथ में है, उन्हीं के हाथ में है। आदरणीय श्री सिंघानिया जी को मंच समर्पित करता हूं। श्री सिंघानिया जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्कार इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। धन्यवाद। हेलो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। और मैं आपको और डीपी सिंह सर को और यशवंत पाटिल जी को और एंटायर ऑर्गेनाइजर्स ऑफ भारतीय संस्कृत सेवार्थ न्यास को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग ने इतना अच्छा कार्यक्रम 15 दिन का आयोजित करा है। और आज एक 5 सितंबर को हमारा एक पैनल हिंदी सिनेमा और हिंदी लैंग्वेज के प्रोज एंड कॉन्स पे आपने रखा है। तो शुरू करने के पहले मैं मेरे जो पैनल मेंबर्स हैं, जो मेरे सब मित्र हैं, जो सब मेरे साथी हैं, मैं उन लोगों को इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं। और ये बहुत ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है क्योंकि इन लोगों का जो स्टैंडिंग है इससे बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं धीरज जी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। धीरज कुमार जी चेयरमैन एंड एमडी ऑफ क्रिएटिव आई लिमिटेड हैं। और मैं ये इजीली बोल सकता हूं कि ये इंडिया के किंग ऑफ माइथोलॉजी है। जो इनके पास कंटेंट है माइथोलॉजी का, और जो इनने बनाया है गणेश जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर, एंटायर माइथोलॉजी इन्हें कवर करा है। और मेरे ख्याल से आज इंडिया की बिगेस्ट लाइब्रेरी 15,000 घंटों की इनकी है। तो धीरज जी मोस्ट वेलकम एंड वी लुक फॉरवर्ड टू योर व्यूज जी। थैंक यू। फिर मैं मेरे भाई किशन जी खदरिया जी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। वैसे इनका इंट्रोडक्शन आजकल सेलिब्रिटी सीए करके हैं, क्योंकि सीए तो कम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एंटायर बॉलीवुड जगत के लोग इनको एडवाइस के लिए फोन करते हैं और ये फ्री एडवाइस देते हैं सबको। इनकी कई लिस्टेड कंपनियां हैं और वेल सेटल्ड हैं, तो सबको फ्री देते हैं। सीए का प्रैक्टिस कम करते हैं। और इनका दूसरा इंट्रोडक्शन इनका एक और इंट्रोडक्शन ये है कि ये भोजपुरी और बंगाली फिल्म जो प्रोडक्शन है आज सन 2000 में इनने वापस शुरू करा था इंडिया में, और इनको फर्स्ट भोजपुरी फिल्म की क्रेडिट जाती है। तो इनने करीब करीब 10-15 फिल्म तो खुद एज प्रोडक्शन एंड एज प्रोड्यूसर करे हैं। और कम से कम मेरे ख्याल से मैं एक एस्टिमेट लगा सकता हूँ 25-50 फिल्में तो इनने फाइनेंस करी होगी। वाह, बहुत सुंदर। दो बहुत अच्छी, सिंस हम रीजनल बात कर रहे हैं, इनने मराठी एंड भोजपुरी मैगजीन्स भी लॉन्च करी थी। फिर थक गए तो और किसको दे दिया चलाने, शायद मुझे दे दे तो अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने दे दिया। तो बहुत वर्सेटाइल आदमी है किशन जी, और कईयों को मार्गदर्शन रोज देते हैं। फिर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे मित्र संजीव निगम साहब को। संजीव जी और मेरा रिश्ता मेरे ख्याल से कम 20 साल पुराना है।
और अभी संजीव जी एक बहुत बड़े स्टोरी राइटर हैं और हिंदी लैंग्वेज के मास्टर हैं इंडिया में। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड एसोसिएशन बोर्ड है हिंदी के ऊपर, उसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो कार्यधर्ता पूरा वो ही संभालते हैं। तो आई थिंक हिंदी लैंग्वेज में उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। और मेरे एक और मित्र जी हैं, उनका नाम है संजीव चतुर्वेदी जी। और चतुर्वेदी जी एक बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं और आजकल ये जो हिट गाने इतने आ रहे हैं तो ये सब इनके लिखे हुए हैं। तो हमें रोज कोई ना कोई प्रीमियर पे बुलाते रहते हैं, रिकॉर्डिंग पे बुला रहते हैं। तो संजीव जी ये इंडस्ट्री में 20 साल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इनने अपना खुद का अभी म्यूजिक लेबल लॉन्च करा है और एक इनको इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज बनाने वाले हैं, प्रोडक्शन में भी और गानों में भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे सहयोगी छोटे भाई राजेश श्रीवास्तव जी हैं, जिनने मुझे डॉक्टर सतीश शास्त्री जी से मिलाया था। तो राजेश जी का इंट्रोडक्शन ये है कि ये आज लास्ट बहुत सीनियर पत्रकार हैं वैसे, और लास्ट 13 साल से ये फिल्म्स टुडे और चलाते थे और उसके अलावा काफ़ी इवेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड करे हुए हैं। और हम दोनों अभी थोड़े दिन पहले से जुड़े हैं और साथ में काम कर रहे हैं। तो ये मेरा पैनलिस्ट है और हम अभी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। सतीश जी। सतीश जी इज मिसिंग। मैं यहीं पर हूं सर। अच्छा, तो अभी आज हम का सारा आज का हाँ। सारा दायित्व तो सर आप ही के ऊपर है। आप अच्छा जी, अपने ढंग से सत्र को संचालित करें सर, तो मेरा निवेदन आपसे। ठीक है। तो पैनल अपन शुरू करते हैं। तो थोड़े मेरे पॉइंटर्स हैं जो मैं बात करना चाहता हूँ। अपना जो टॉपिक है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री टू हिंदी लैंग्वेज का टॉपिक है और इसके बारे में एक दो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदी सिनेमा का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया कि उनने एक लिंक बनाई है लैंग्वेज की फॉर द एंटायर कंट्री, जो हर आदमी इंडिया का समझ सकता है, वेदर नॉर्थ ईस्ट से कन्याकुमारी हो या ईस्ट से वेस्ट हो या वेस्ट से साउथ हो। एक हिंदी फिल्मों के माध्यम से एंटायर देश को हिंदी समझने को मिला है। और जब आप हिंदी सिनेमा सोचते हैं तो म्यूजिक और हिंदी सॉन्ग्स आज बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हिंदी सिनेमा को, ये कंट्री को। तो अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो या बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं, एवरीबॉडी सिंग, सब गाने सिंग करते हैं, हम करते हैं, बाथरूम सिंगर्स हैं। और इट्स नॉट विदाउट रीजन कि लता मंगेशकर जी, रफी साहब, किशोर कुमार जी आर सबके बहुत पसंद करते हैं लोग उनको। हिंदी सिनेमा ने उनको लेजेंड्स बना दिया है एंड उनके जो गाने हैं वो जग प्रसिद्ध हो गए हैं। तो हिंदी सिनेमा का इंस्पाइट ऑफ रीजनल फोकस, राइट फ्रॉम हिंदी सिनेमा न्यू थिएटर्स और हिंदी सिनेमा लाहौर से हिंदी सिनेमा मद्रास एंड बम्बई तो है ही है, ये सब ग्रेट सेंटर्स थे हिंदी सिनेमा के। फिर हिंदी सिनेमा न्यू थिएटर बंगाल में बनाया है ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ के.एल. सहगल एंड मद्रास बिकेम अ सेंटर, पंचोलीज ऑफ लाहौर एंड बॉम्बे टॉकीज बन गई, रंजीत मूवी, शालीमार, ये सब ग्रेट हिस्ट्री है, बहुत बड़ी ग्रेट हिस्ट्री है जिसने हिंदी सिनेमा को दिया है भारतवर्ष को, और हिंदी सिनेमा के माध्यम से हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया है। नेशनल मूवमेंट में भी हिंदी सिनेमा ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करा है और हिंदी पेट्रियोटिक फिल्म्स जो उन दिनों में बनी थी और उनके जो गाने हैं जैसे कि दूर हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, चल चल रहे नौजवान, है मेरे वतन के लोगों, ये वॉइस ऑफ इंडिया हो गया, इंक्लूडिंग वंदे मातरम जो आज हम सब गाते हैं, हम सब करते हैं। और मैं हिंदी लैंग्वेज के लिए अगर बोलूं तो एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है अमिताभ बच्चन जी को, जिनने उनकी राइटिंग, उनके पिताजी की राइटिंग जो लेजेंडरी पोएट हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उनकी राइटिंग्स जो यानी आज जैसे एंटीक राइटिंग्स हो गई है, तो
तो उनका कंट्रीब्यूशन, अमिताभ जी का कंट्रीब्यूशन टू द लैंग्वेज इज इमेंस, क्योंकि सब उन्हें सुनते हैं और वो मेगा स्टार हैं, और कितनी अच्छी तरीके से इलोक्वेंटली वो प्रोनाउंस करते हैं हर शब्द को। एंड ये जो बहुत इंस्पायरिंग हो जाता है यंगस्टर्स के लिए, अपकमिंग एक्टर्स के लिए, जो उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, बातों की डिलीवरी जो अमिताभ बच्चन जी जो कर सकते हैं, वो उनके पैर छूते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, वेदर इन पर्सन की इन डिस्टेंस। तो इंडिया के सुपरस्टार हैं इंडिया के, बट द वर्ल्ड ओवर हैज इंस्पायर्ड ऑफ हिज ग्लोबल फैंस टू स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज। तो पावर ऑफ हिंदी फिल्म्स अमेरिका एंड वेस्टर्न नेशंस में भी काफी रिफ्लेक्टिव है। बहुत सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन इंडियन स्टूडेंट्स हिंदी डायलॉग से और गानों से सुन लेते हैं हिंदी। तो अगर विदेश में है तो ये उनका हिंदी लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन कंटिन्यूस रखते हैं। तो ये सब हेरिटेज लर्नर्स बोले जाते हैं। हिंदी टीचर्स वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में भी आजकल इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ हिंदी कि जैसे सॉन्ग्स हैं, वायरल क्लिप्स हैं, तो अपने क्लासेस में और होमवर्क में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर मैं इनका नाम नहीं लूं, राज कपूर जी का, जो सिंबल थे हमारे ऑप्टिमिज्म के, तो रशिया में इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि जितने इंडिया में प्रसिद्ध थे उतने रशिया में हो गए थे। और मुझे ध्यान है कि एक्स प्रेसिडेंट, रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन, वो भी आवारा हूं को जरा हम करते थे, गाते थे। तो दैट्स अ पॉपुलैरिटी हिंदी सिनेमा का और हिंदी गानों का जो दुनिया भर में, जगत भर में है। तो हिंदी फिल्म्स तो सेवरल यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी, पोलैंड में, हंगरी में, बल्गेरिया में भी बहुत प्रसिद्ध थी। तो मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से कि हिंदी फिल्म और हिंदी लैंग्वेज भाई बहन है, हैंड इन हैंड हैं। और अभी हमारा पैनल डिस्कस करने वाला है थोड़े प्रोज एंड कॉन्स कि क्या आज हो रहा है और क्या हुआ है और क्या होना चाहिए। तो सब अपने अपने व्यूज देंगे। सो हम पैनल स्टार्ट करते हैं। बहुत धन्यवाद। सतीश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? 1 मिनट। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही अच्छे और रोचक ढंग से जानकारियों के साथ में आपने सत्र का प्रारंभ कर दिया सर। ये बहुत ही अच्छी बात है। वास्तव में नई जानकारियां वो जो इंडस्ट्री के बाहर वाले लोगों को नहीं पता होती है, आप उस माध्यम से, अपने इस मंच के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से हम तक पहुंचा भी रहे हैं। ये बहुत सुंदर सी बात है, बहुत ही सुंदर सी बात है। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो किशन जी, मैं सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंग्लिश में पहले पूछ रहा हूं और फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा सर, कि व्हाट रोल डज लैंग्वेज प्ले इन रीजनल सिनेमा एंड हाउ इज हिंदी ट्विस्टेड टू सूट द स्क्रिप्ट। अर्थात कि स्क्रिप्ट के लिए कितना आप लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, एंड हिंदी लैंग्वेज या लैंग्वेज रीजनल सिनेमा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सर? हिंदी का आप यूज रीजनल सिनेमा के लिए पूछ रहे हैं, रीजनल सिनेमा में रीजनल लैंग्वेज का हिंदी में यूज पूछ रहे हैं आप? लैंग्वेज प्लेज इन रीजनल सिनेमा, तो रीजनल सिनेमा हिंदी भी हो गया। हाँ, इन रीजनल सिनेमा। रीजनल सिनेमा में माफी चाहता हूं, मैं बीच में कुछ इंग्लिश के शब्द आएंगे तो क्यों, कोई बात नहीं हुई है, उसके लिए हाँ, क्षमा प्रार्थी हूँ शास्त्री जी से खास। बिल्कुल, रीजनल सिनेमा में रीजनल सिनेमा में हिंदी का बहुत ज्यादा प्रयोग अपने भारतवर्ष में नहीं है। ये वाइस वर्सा है कि भी हिंदी में रीजनल सिनेमा का, रीजनल भाषाओं का काफी यूज किया गया है। बहुत सी फिल्में बनी है जिसमें रीजनल भाषाओं का यूज किया गया है, बट हिंदी का यूज रीजनल भाषाओं में बहुत कम किया गया है। वो है तो कम से कम साउथ का मुझे अंदाज भी नहीं है कि साउथ में कोई फिल्मों में आप हिंदी शब्द यूज करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी जो भाषा रहती है अपनी बंगाल की रहती है, पंजाबी रहती है, भोजपुरी रहती है, जो नॉर्थ की भाषा है, जो हिंदी के अलावा जो चलती है, इनमें मैं नहीं समझता कि हिंदी का बहुत ज्यादा प्रयोग अपने करते हैं। मैं इसको बात को आगे बढ़ाते हुए भी हिंदी भाषा में रीजनल शब्दों का जो यूज करते हैं अपने, वो काफी मात्रा में करते हैं और वो एक बहुत सफल प्रयोग रहा है। आज से नहीं, नदिया के पार पिक्चर बनाई थी राशि प्रोडक्शन ने, जो लगभग एक भोजपुरी फिल्म थी।
हिंदी की फिल्म अच्छा। उसको बोला गया था उसका, लेकिन वो लगभग एक भोजपुरी फिल्म थी। और उसके बाद से आज तक मैं देखता आ रहा हूँ, जहां जहां हिंदी फिल्मों में भोजपुरी डायलेक्ट का या भोजपुरी शब्दों का यूज किया गया है, वो सब पिक्चरें सुपर डुपर हिट हुई है। वेलकम टू सज्जनपुर आप देखिए, दबंग 1, 2, 3 देखिए आप, उसके अलावा आपका पीके देखिए आप, और हाँ, इतनी ना जाने कितनी फिल्में आपको मिलेंगी। चेन्नई एक्सप्रेस देखिए, जहाँ पे तमिल फिल्मों का शब्दों का यूज किया गया है। तो हिंदी सही एक बात। बहुत समृद्ध भाषा है, ये दूसरी जितनी भी भाषाएं हैं सबको संभाल सकती है अपने आप। हिंदी में आप दूसरे शब्द यूज करो, उससे हिंदी को फर्क नहीं पड़ने वाला। हिंदी बहुत बड़ी समृद्ध भाषा है, और इसमें कितनी भी भाषाओं के शब्द आप यूज करेंगे, वो जो फिल्म बनेगी और जो उसका प्रचार प्रसार होगा वो अच्छा ही होगा। आज मेरे को ऐसी कोई फिल्म याद नहीं आ रही है जिसमें पंजाबी का यूज किया और वो हिंदी में चली नहीं हो। ये एक तड़का है, स्पाइसेस है। आप हिंदी फिल्म देख रहे हो, उसमें कोई भी दूसरी भाषा का प्रयोग आप कर रहे हो, तो ये अपने आप में एक तड़के का काम करता है। एक फार्मूला है ये, फिल्म को हिट करने का फार्मूला है ये। आप जितनी भी भोजपुरी शब्दों का यूज, जिन मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, इस तरह की आपको हाँ। कम से कम 100 फिल्में मिल जाएंगी जिनमें भोजपुरी का यूज किया, पंजाबी का यूज किया, जिनमें हरियाणवी भाषा का यूज किया गया है, तो उन बंगाली भाषा का यूज किया। इवन शुद्ध हिंदी में फिल्में जो बनती थी, जो लाइक चुपके चुपके, पहले ऋषिकेश मुखर्जी खुद बंगाली होने के बावजूद शुद्ध हिंदी में फिल्में बनाते थे। उसमें आपको जल्दी से तो कोई इंग्लिश का शब्द भी आपको नहीं मिलेगा। सही बात है, बहुत एक अलग समृद्धि थी। आज एक अलग समृद्धि है कि भी आज अपने रीजनल भाषाओं के शब्दों को यूज करते हैं और करके फिल्मों को एक अलग आयाम देते हैं। जी, एकदम सही कहा आपने कृष्ण जी, सही बात है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो धीरज जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कितना कठिन है एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए, माइथोलॉजिकल सीरीज के लिए, फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव, कि आप, इरा तो पुरानी है लेकिन ऑडियंस आज नया है, तो ये मद्देनजर रखते हुए कि कितनी, आई एम श्योर बहुत मेहनत होती होगी, बट डिफिकल्टी क्या है कि आपको ये ऐसी स्क्रिप्ट माइथोलॉजिकली लिखना पड़े? आपका कैमरा म्यूट है, इनका कैमरा म्यूट है, कैसे पता करेंगे? राजेश जी, उनको मैसेज करिए। संजीव जी, आपका भी म्यूट है। मेरा नहीं, ऑन हो गया। कैमरा म्यूट है संजीव जी का, उनको भी मैसेज करिए। तो रहे हो से कैसे धीरज जी हैं, थोड़ा धीरज तो धरना ही होगा। बिल्कुल। उनको पता कैसे चलेगा? उनको फोन करने से ही पता चलेगा। श्रीवास्तव जी, हाँ जी, सर सूचना कर दीजिए उनको। हाँ जी। खाना कौन खा रहा है? मुझे लगा चल रहा है तब तक कोई गुनगुना तो हल्का हल्का एंटरटेन होता रहेगा। ये सॉन्ग मेरा कल परसों ही रिलीज हुआ और ट्रेंडिंग पे चल रहा है इस टाइम, एंड 2 दिन में 5 मिलियन से ज्यादा इसको लोगों ने पसंद किया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। नहीं, अनुरोध करेंगे आदरणीय सिंघानिया जी से भी, अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करेंगे कि गीत तो सुन बनता ही है, आज तो सुनाना ही पड़ेगा वो तो आपको। सुना ही रहे ना संजीव जी हमारे। संजीव जी, हाँ जी। सुनाएंगे, आपका सत्र जब आएगा जी, वो तो सुनेंगे ये जरूर। जी जी। तो मैं गाऊं या अभी आप किसी को कनेक्ट कर रहे हैं? नहीं, या सर दूसरों को चांस दे देते, धीरज जी को सेकंड टर्न में ले लें क्या? जी जी, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, उनका पॉइंट बाद में आ जाएगा। ठीक है। तो चतुर्वेदी जी लाइन पे हैं, संजीव जी, तो उनसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं मैं कि आप लोगों को, लिरिक राइटर्स को आज के सिनेरियो में
in terms of language, in regards to demand of screenplay, क्या क्या difficulties आती हैं और की challenges क्या हैं आपके लिए? मैं सबसे पहले धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का। मैं आप सब में छोटा हूँ एंड गर्व है कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस योग्य समय मैं आप लोग के साथ बैठ के इस वार्तालाप में शामिल हो पाऊँ। बहुत मतलब व्यक्ति हैं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मेरा नाम रिकमेंड किया। अब मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ सर कि आज के टाइम में एक सबसे बड़ी लिरिक्स राइटर के लिए बड़ी चुनौती सबसे ज्यादा ये है, उसका कहीं नाम नहीं होता। पहले क्या होता था, लोग थोड़ा क्रेडिट देते थे कि मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है, शैलेंद्र जी ने लिखा है। अभी आप जब वीडियो पे गाने बजते हैं ना, कोई लिरिक्स जी हाँ जी, सुन रहे हैं। अच्छा, मुझे कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे लगा शायद कंटिन्यू। लाइन पर आई तो मुझे तो अभी एक तो लिरिक्स राइटर के लिए होता है कि उसको क्रेडिट आप देखो कहीं कहीं शायद ही मिल पाता है। तो इसलिए मैं शुरू से जितने भी गाने बनाए मैं खुद कंपोज करता। देन आई डिसाइडेड कि भैया कंपोजर बन जाओ। तो नाउ अब मैं अपने गाने खुद कंपोज करता हूँ, खुद लिखता हूँ अपने गानों। बोल रहे हैं ना। अच्छा जी, तो अभी नहीं, लेकिन आपको मेरा गाना आया मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। मेरी आवाज आई है अब या नहीं आई है? हाँ भाई, जी है। एंड यू कैन सी मी आल्सो नाउ? यस सर, यस सर। चलो, थैंक यू सर। प्लीज कंटिन्यू। आप बोलिए। हाँ संजीव जी, तो हमको ये अब बताइए कि जी, तो अभी क्या है कि पहले उसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं? हाँ, पहले गीत में शायरी हुआ करती थी, अब गीत में शायरी एक्चुअली कम हो गई है। अब जो डायरेक्टली बात होती है ना, 1 to 1 वाला, अब वो लहजा हो गया शुरू। तो गीत में बहुत है, प्लस अब गीत कॉन्टेम्पररी ज्यादा चलते हैं। गीत में मतलब एक ही गीत के अंदर इंग्लिश भी थोड़ी होनी चाहिए, थोड़ी पंजाबी भी होनी चाहिए, थोड़ी उर्दू भी होनी चाहिए। तो आपको इन सारी भाषाओं का आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि जब आप गीत बना रहे हो तो आप उन सारी चीजों को मेंशन करो। मोस्ट गीतों में वैसा मिलता है कि उसमें आपको हल्की पंजाबी भी मिल जाएगी, 2-3 वर्ड इंग्लिश के भी मिल जाएंगे। एंड यूथ उस चीज को चाहता है, तो वो बनाना है इतना ईजी नहीं होता। गाना आसान हो जाता है बनने के बाद, पर जिस टाइम आप बना रहे होते हो वो बड़ा टफ होता है कि आप इन सारी चीजों को मिक्स करके फिर वो गाना बनाओ। एंड एक बहुत मुश्किल चीज होती है कि पहले ऐसा सुनते हैं हम लोग, जो हमसे सीनियर्स ने बताते हैं कि जब गाना बनता था तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कंपोजर, राइटर सब बैठते होता है, पर बहुत कम हो गया है। अब सीधा आता है कि एक गाना भेज दो कुछ रोमांटिक। ना आपको सिचुएशंस पता है, ना आपको हीरो पता है, ना आपको फिल्म के बारे में कुछ पता है। अब आप अपनी कल्पनाओं में लगाओ कि भाई ये फिल्म बन रही है, गूगल पर पढ़ लो शायद ये सब्जेक्ट हो सकता है, एंड फिर गाना बनाओ। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है कि उसके मन में क्या है ये बिना जाने हुए और उसकी कहानी पे गाना बनाना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। बड़ी बारीक बात है पर बहुत चैलेंजिंग होती है ये चीज। ठीक है जी, थैंक यू। तो धीरज जी, आपसे अब सवाल एक है आपके व्यूज के लिए कि जो आप माइथोलॉजिकल सीरीज के बादशाह हैं और जो आप इतनी माइथोलॉजिकल सीरीज आप जो लिखवाते हैं, तो ये माइथोलॉजिकल तो ईरा बहुत पुराना हो गया और आज का ऑडियंस नया है, तो कितना डिफिकल्ट है ऐसी स्क्रिप्ट लिखने के लिए जो आज के ईरा के लिए आप शोकेस करने वाले हैं ऑडियंस पर्सपेक्टिव से? जी श्याम जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि अपने सभी पैनलिस्ट को आपके माध्यम से कि कोई भी धार्मिक धारावाहिक का जब निर्माण किया जाता है, जैसे हमने अपना सबसे पहले सीरियल ओम नमः शिवाय का धारावाहिक का निर्माण 1996 में किया था, मगर किसी भी माइथोलॉजिकल सीरियल का, धार्मिक सीरियल का निर्माण करने से पहले रिसर्च की बहुत आवश्यकता होती है। और आप लोगों को जान के प्रसन्नता भी होगी और थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि ओम नमः शिवाय का प्रारंभ करने से पूर्व 9 साल तक हम लोगों ने रिसर्च किया था। 9 साल का रिसर्च किया था।
और इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ किया था। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है बड़ौदा में, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो वेद, उपनिषद और पुराण के ऊपर बहुत बरसों से पीएचडी के पेपर्स तैयार कर रहा है। और उस टाइम पे उनके जो डीन थे प्रोफेसर मधुसूदन पाठक, और हिंदुस्तान के बहुत बड़े दिग्गज लोग इस धारावाहिक के साथ जुड़े थे। डॉक्टर राही मासूम रजा, डॉक्टर अजरा नागर जो अभी भी काम करती हैं, प्रोफेसर दर्शन लाड। तो अब सवाल ये आ जाता है कि जो मैं आपको उत्तर देना चाहूंगा, जब आप धार्मिक धारावाहिकों का निर्माण करते हैं तो आपको ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि जनता को जो हमने समझाना है कितनी आसानी से समझा सकें, लेकिन साथ ही साथ भाषा की गरिमा को भी रखना हमारे लिए निस्संदेह अत्यंत आवश्यक हो जाता था। बिल्कुल। अगर हम भाषा की गरिमा को छोड़ दें और सिर्फ जनता को समझाने का प्रयत्न करें तो आपका सीरियल कभी चल नहीं सकता है। और अगर हम इतनी क्लिष्ट भाषा बोल दें तो जनता आपका सीरियल देखना ही बंद कर देगी। तो ये जो एक कहते हैं ना कि डामाडोल की स्थिति होती है, तो मुझे राही साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और जो आज की जनरेशन के लिए भी मैं कह सकता हूँ। उन्होंने ये कहा था, देखो धीरज बेटा, हमने अपना ज्ञान लोगों को नहीं बताना है, हमें ये नहीं बताना कि हम कितने ज्ञानी हैं, हम कितने बुद्धिजीवी हैं। हमें बल्कि ये देखना है कि सामने वाला हमारी बात को कितनी सहजता से समझ सकता है। अगर आप अपने सीरियल के अंदर इतनी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे और आप कहेंगे कि देवी आप पधारिए और हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई और हम आपका स्वागत पूर्ण हृदय से करते हैं, तो आप ये भी कह सकते मैं पूरे मन से करता हूँ। इसमें भाषा की गरिमा भी है और लोगों को समझ में भी आ सकती है। तो ये जो तालमेल हमने बिठाया था वो समय के साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लग गया। जैसे आपने कहा श्याम जी कि हम लोग मोर देन 15,000 आवर्स 15,000 घंटे का निर्माण कर चुके हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि अगर मैं हल्की सी बात में हंसते हुए कहूँ तो कोई भी भगवान है जिसको हमने प्रणाम नहीं किया होगा। श्री गणेश है, माँ वैष्णो देवी है, जय संतोषी माता है, ओम नमो नारायण भगवान विष्णु पे है। लेकिन समय के साथ साथ जो शब्दावली का प्रयोग था वो बहुत सरल होता चला गया। अगर हमने 1996 के बाद फिर 1998 में बनाया, 2000 में बनाया, तो शब्दों को हमने बहुत आसान कर दिया और इसमें फिर गया ताकि आज की जनरेशन भी जो है ना उसको थोड़ा आसानी से समझ सके। तो यही चैलेंज को हमने बहुत सरलता से, राही मासूम रजा साहब ने जो एक वाक्य मुझे कहा था उसको जहन में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए हमने जो कार्य किया तो उसी की वजह से हमें सफलता मिली। जी नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही सर, और मैं तो खुद सरप्राइज अचंभा में रह गया कि आपने 9 साल का रिसर्च करा है। मेरे ख्याल से कोई नहीं करता है, मैंने सुना भी नहीं है कि जिसने 9 साल का रिसर्च करा है। तो ये प्रयास के लिए आपको आजकल तो 9 साल में 9 सीरियल बन जाते हैं, 9 धारावाहिक बन जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वी सैल्यूट यू फॉर दिस सर, वी सैल्यूट यू फॉर दिस। जी सर, जी सर। तो संजीव जी, निगम साहब, आपसे आप तो हिंदी के इतने बड़े विद्वान हैं, लेखक हैं, आपसे एक ऐसा पूछना चाहता हूं मैं कि आप हिंदी लैंग्वेज के क्या एस्पेक्ट्स ध्यान में रखते हैं जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं? कि आप इसको ऑथेंटिक फॉर्म में रखना चाहते हैं, कि आप इसको मिक्स्ड लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं, कि आपका इनिशियल विचार क्या रहता है कि आप कैसे पोर्ट्रे करेंगे लैंग्वेज को स्टोरी टेलिंग में? देखिए, जहाँ तक लिखने की बात है और भाषा के प्रयोग की बात है, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि और जो लिखते लिखते अभ्यास से अपने आप आ जाती है। ये पहली चीज होती है सब्जेक्ट क्या है। आपका जो भी भाषा होगी सब्जेक्ट के अनुरूप होगी। जैसे अभी धीरज जी बोल रहे थे कि माइथोलॉजी का लिख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी जो भाषा है वो संस्कृत की तरफ अपने आप जाएगी, थोड़ी सी परिष्कृत भाषा होगी, ये समृद्ध भाषा होगी। अगर आप यही कोई बंबई के कोई आम जीवन के लिख रहे हैं तो आपकी अपने आप ही टपोरी टाइप भाषा बन जाएगी उसकी। तो ये एक तो विषय पर निर्भर करती है भाषा। दूसरा, करेक्टर क्या है आपका, आप किस करेक्टर में हैं। शोले का अगर गब्बर सिंह है तो उसकी भाषा एक अलग है, और वहीं पर अगर संजीव कुमार जी जो ठाकुर का रोल कर रहे हैं उनकी भाषा में थोड़ा सा अंतर, बोलने के अंदर अंतर आ जाता है। तो करेक्टर। और तीसरा जो तत्व है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम खासतौर से ये ऑडियो वीडियो मीडिया की बात कर रहे हैं
ऑडियो विजुअल मीडिया की बात कर रहे हैं या फिर सिनेमा की बात कर रहे हैं, वो हमारा टारगेट ऑडियंस जो उसको देखने जा रहा है। तो जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, वही जो भी धीरे धीरे बात करें उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, जो कुछ हम दिखाने जा रहे हैं वो उसको भी समझ में आना चाहिए, उसको भी पसंद आना चाहिए जो उसको देखने जा रहा है। तो ये तीनों का मिश्रण करके जब भाषा को ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए आप देखिए कि जो हमारी हिंदी फिल्में हैं वो पूरे भारत में देखी जाती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे इन तीनों मानदंडों को ध्यान में रखकर चलती हैं कि ये पूरे देश के अंदर देखे जाने वाली इतना विविधताओं वाला देश है, तो इसकी जो भाषा है वो भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरे देश के अंदर लोग समझ सके। देखिए, अब मैं आपको अगर भाषा की बात करूं तो हिंदी को लेकर बड़ा विरोध है देश में, कई जगहों पर, सब जगह पर नहीं है, कुछ जगहों पर विरोध है, लेकिन हिंदी फिल्मों को लेकर कोई विरोध नहीं है। हिंदी फिल्में सब देखना चाहते हैं क्योंकि उसकी भाषा उनको लगती है हमारी भाषा है। उसमें कहीं ना कहीं, जैसे अभी कुछ देर पहले श्याम जी वो जो अपने कह रहे थे, खदारिया जी भी कह रहे थे कि भाई उसमें हिंदी फिल्मों के अंदर हम स्थानीय तत्वों को भी लेते हैं। तो ये जो उसके भाषा की खूबसूरती है कि हिंदी फिल्मों की जो हिंदी है वो वास्तव में हिंदुस्तानी है, हिंदी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है, जिसपे हर देश का नागरिक कह सकता है कि ये मेरी भाषा है। तो लिखते समय एक अगर आपको वाइडर ऑडियंस तक पहुंचना है तो आपको ये तत्व जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी जो भाषा है वो विषय के अनुरूप हो, पात्र के अनुरूप हो, और साथ साथ जो जिस तक पहुंचनी है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, उसके अनुरूप भी होनी चाहिए। जब इस प्रकार से भाषा को लिखेंगे तो आपकी भाषा को सब लोग उसको पसंद करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे और वो सबके मन माफिक बनेगी। धन्यवाद। सही बात, बहुत धन्यवाद संजीव जी। राजेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितना महत्व रोल हिंदी का है जर्नलिज्म में? आप तो इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो हिंदी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या स्टेटस ये लैंग्वेज डिजर्व करता है? बिकॉज ये नेशनल लैंग्वेज है एंड आदमी लोगों को अभी भी यूनिवर्सल हिंदी में बात करने की इच्छा रहती है, शुद्ध हिंदी में नहीं बात करते हैं। तो आपके जर्नलिज्म में ये हिंदी भाषा कितनी इम्पोर्टेंट है? राजेश जी, हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ, आ रही है जी, आ रही है, बोलिए। आ रही है। अच्छा, शास्त्री जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इतना बड़ा हमको मंच दिया, इतने महानुभावों के साथ बैठने का मौका दिया। सर, पत्रकारिता के दौर में जो मैं आज 15 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, हिंदी में मैगजीन निकाली, और मैं शुरुआती दौर में जब एक दौर था जब 99 में क्राइम रिपोर्टिंग करता था, तो उस समय मैं देखता था कि हिंदी की सबसे ज्यादा, आज आप देखिए कि पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान की बात अगर करने जाएंगे तो पूरे देश में सबसे ज्यादा हिंदी अखबार प्रकाशित होते हैं। RNI की रिपोर्ट है कि कम से कम 50,000 हिंदी अखबारों का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से 11,000 अखबार प्रकाशित होते हैं और सब जगह प्रकाशित हो रहे हैं। आप इंडस्ट्री में देखने जाएंगे तो हिंदी फिल्में बनती हैं। आवाज आ रही सर? आ रही है। आप हिंदी फिल्मों में देखने जाएंगे कि हिंदी फिल्में बनती है। हिंदी फिल्मों में भी पूर्ण रूप से हिंदी का माहौल नहीं है, पूर्ण तरह से हिंदी ना तो बोली जाती है ना लिखी जाती है, सब मिला जुला माहौल होता है। मैं आज के दिन टीचर डे पे मैं अपने उन टीचर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया कि कृष्ण राधा से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं, उन्होंने मोहब्बत सिखाई। तो बचपन से हमको शुद्ध हिंदी आई ही नहीं। आज भी हम अपने जब हिंदी में कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें काफी 50% शब्द जो उर्दू के होते हैं, 50% हिंदी के होते हैं। उन्होंने बोला कि राधा कृष्ण से खफा हो गई, तो खफा शब्द जो था हमको बचपन से मालूम है। तो शुद्ध हिंदी का माहौल कभी नहीं रहा हमारे दौर में। और आज इतने वर्षों पत्रकारिता देखते देखते मैंने देखा है कि बहुत मतलब शुद्ध हिंदी का कोई अच्छा माहौल नहीं रहा है। और मैं सबसे ज्यादा आभार प्रकट करना चाहता हूँ आदरणीय धीरज जी का, क्रिएटिव आई लिमिटेड के चेयरमैन सर का, जिन्होंने 85 में उनका जो सीरियल आता था कहाँ गए वो लोग, शुद्ध हिंदी में, मैंने वो सीरियल वहां से देखा। फिर उनपे ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय देखते देखते देखा जाए तो हिंदी फिल्मों से ज्यादा
हिंदी सीरियल जो बनते हैं उन्होंने ज्यादा महत्व दिया हिंदी को। जी सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। राजेश जी बहुत धन्यवाद। एंड किशन जी आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ। जी जी जी। तो ये पूछना चाहता हूँ कि what kind of impact is Hindi cinema creating to the modern Indian society and especially the younger generation? ये बहुत important question है कि younger generation के ऊपर ये क्या impact हिंदी सिनेमा क्रिएट कर रहा है आज के दिन? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका जी, थैंक यू। यंगर जनरेशन को आज एक तरह से सोचा जाए तो हिंदी सिनेमा बचा रहा है बहुत बड़े दुर्गुण से, बहुत बड़ी बुराइयों से। अच्छा। आज हिंदी सिनेमा में फिर भी उनको अच्छी चीजें देखने को मिल रही है, अच्छी अच्छी फिल्में मिल रही है। आज वही चीज आप ये आपका ओटीटी जो आज बहुत बड़ा एक थ्रेट हो गया है, मतलब इसको मीडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है बट थ्रेट, बहुत बड़ी थ्रेट हो गई है। जो मसाला वहां पे परोसा जा रहा है, अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, अपने बालाजी टेलीफिल्म जैसे लोग, टाइम्स नाउ जैसे लोग वहां पे ऐसे चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी चीजें प्रदर्शित कर रहे हैं जो कभी अपने परिवार के साथ बैठ के अपने देख नहीं सकते, और ये घर में आपके बेडरूम में घुस गए हैं ये जी। कम से कम हिंदी फिल्में, चाहे उसका कारण ये है कि वो सेंसर से प्रभावित हैं, आज भी सेंसर से मर्यादित हैं, ओटीटी सेंसर से मर्यादित नहीं है, तो लेकिन फिर भी कुछ हद तक अपना यंग जनरेशन को एक सेविंग ग्रेस मिलता है। जो भाई बहन अपने साथ बैठ के फिल्म माँ बाप के साथ देखना चाहते हैं तो उनको एक चीज तो मिल रही है देखने को। सही बात। वही अपने घर पे जाके बैठते हैं तो अपने फोन पे कहीं भी, बाथरूम में चले गए, ट्रेन में चले गए, ऐसे ऐसे फिल्में, ऐसे ऐसी उसमें सामग्री परोसी जा रही है, कभी आप देख नहीं सकते, लेकिन आप लोकल ट्रेन में चल रहे हो, आप देख रहे हो तो बाजू वाला बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, कोई लेडी खड़ी है बाजू में, वो अपनी शर्मिंदगी से दब जाएगी। ये एक बहुत बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा नुकसान भी है, और पैसा तो लोग कमा ही रहे हैं। जो आज हिंदी सिनेमा का ड्यू टू लॉकडाउन आल्सो आज ये सिनेमा और सब बंद हो गए, काफी फिल्मों को नुकसान भी हुआ है, बहुत फिल्में बीच में रहेगी, कुछ फिल्में बन रही है, वो भी कब बनेंगी पता नहीं उनका, कई फिल्में प्रदर्शित होने से रहेगी, कई फिल्में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शित हुई हैं। तो ये एक, लेकिन मैं ये जोड़ दे के बोलना चाहता हूँ कि हिंदी सिनेमा जो है आज भी कुछ हद तक अपने यंगर जनरेशन को एक सेविंग रेस है उनके लिए कि भी कुछ चीजें देखने के लिए मिल रही है। और एक जो अपना पुराना सिस्टम जो चला आ रहा है 50-60 साल से, कि परिवार के साथ जाके चलो पिक्चर देख के आते हैं, एक आउटिंग करके आते हैं, वो चीज आज भी इनकी वजह से मौजूद है। जी। दूसरी बात रही भाषा की, आज भी भाषा जो हिंदी सिनेमा से बच्चों को मिलती है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे हिंदी हो, मैं तो बोलता हूँ हिंदी इतनी विशाल भाषा है, उसको हिंदुस्तानी कहना ही गलत है। आज जो हिंदुस्तानी है वो भी हिंदी है, मैं तो बोल रहा हूँ भोजपुरी भी हिंदी है, भोजपुरी भी हिंदी है, भोजपुरी से डायलेक्ट ओनली, मतलब भाषा हिंदी है, वो हिंदी भाषा एक बहुत बड़ी भाषा है। तो अपने कहीं भी ये डरने की जरूरत नहीं है, अपने ये आज इसमें हिंदुस्तानी घुस गई, आज बम्बईया घुस गई, आज में ये घुस गई, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा उनका अपने उनको अपने आप में समा सकती है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का हृदय वो बहुत विशाल है, इस मामले में कुछ भी उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता उसको। इतनी पुरानी भाषा, इतनी विशाल भाषा है, तो ये हिंदी फिल्में भी एक तरह से अपनी हिंदी भाषा के थ्रू यंग जनरेशन को, जो आपका मेन मुद्दा है कि उनको काफी प्रभावित करती है। जी जी, उसमें सीखने को मिलते हैं, उनको भी कुछ शब्द जो भूलते जा रहे हैं वो उनको सिखाती है, अरे भैया ये होता है, ये होता है, इस शब्द का मीनिंग ये होता है, लोटा, लोटा बोले ये लोटा ऐसा होता है, लोटा, ये तो वो लोटा जानते ही नहीं क्या होता है, कप प्लेट ही जानते हैं। सही बात है, ये मेरा बोल। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने जो कहा उसका एक एक्सटेंशन में धीरज जी से पूछना चाहता हूँ। धीरज जी, ये जो अपने इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा या इंडियन सिनेमा आप पूछ लीजिए, रीजनल पे आ गया, उसमें ये सिनेमा में काफी रियल स्टोरीज अपन रील के लिए उतार लेते हैं, यानी सिनेमा के लिए उतार लेते हैं। उसमें पर्टिकुलरली अगर हम कोई डॉन हो या थग हो या लुटेरा हो या गैंगस्टर हो, तो अगर उनके ऊपर पिक्चर आती है तो मेरे ख्याल से लैंग्वेज, और स्पेशली अगर हिंदी फिल्म है तो वो डिटोरेशन डे बाय डे हो ही रहा है। तो ये सेंसर तो है, लेकिन आपके हिसाब से कि ये सेंसर को कैसे और कंट्रोल करना चाहिए टू, जो हिंदी लैंग्वेज डीजनरेट हो रही है, वो हिंदी लैंग्वेज प्रति कैसे वो डीजनरेशन रोकना चाहिए। और सिमिलरली अभी किशन जी ने बताया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी ऐसी पिक्चरें आ रही हैं जिसमें सेंसर का
वो प्रभाव नहीं है क्योंकि सेंसर ही नहीं है। तो आपका क्या थॉट है कि ऐसी फिल्मों की लैंग्वेज कैसे सुधारी जाए और कैसे इम्प्रूव करा जाए? श्याम जी, इस प्रश्न का उत्तर में दो दृष्टिकोण छुपे हुए हैं। पहला आता है कि हमारे बॉम्बे इंडस्ट्री में, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ फिल्में बनी जो बायोपिक्स कहलाती थी, जिसमें कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कंपनी, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, शूट एट बडाला, शूट एट लोखंडवाला, समझे ना। तो ये जो इस तरह की फिल्में बनी, ये बायोपिक्स थी। तो इसमें जो निर्माता थे, लेखक थे, निर्देशक थे, उनका प्रयत्न ये रहा, उनकी कोशिश ये रही कि उसको हम एक गरिमा को उसका हम मेंटेन करके रखें। और आप अगर आप देखेंगे तो जैसे फिल्म कंपनी के अंदर जो किरदार निभाए गए, उसके अंदर से भाषा का प्रयोग थोड़ा संयत ढंग से किया गया था। लेकिन समय के साथ साथ कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है और हर चीज समय के साथ साथ बदलती चली जाती है। जब फिल्में आने लग गई, जैसे आप कहते हैं गूंज की फिल्में या गुंडों के ऊपर बेस्ड फिल्में आने लग गई, तो जैसे आप कह सकते हैं कि गैंग्स ऑफ वासीपुर। अब गैंग्स ऑफ वासीपुर के अंदर जैसे आपने भी कहा है कि अपना गालियों का इतना प्रयोग किया गया। देखिए, मैं भी एक जिम्मेदार निर्माता, निर्देशक हूँ, एक अभिनेता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि जिसे कहते हैं कमर्शियल एंगल और व्यापारिक दृष्टिकोण आपके जहन में, आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी फिल्में लाइक गॉडफादर बनी, तो गॉडफादर में कोई एक अभद्र भाषा का या गालियों का प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी मॉर्लन ब्रैंडो's परफॉर्मेंस वाज लार्जर देन लाइफ। तो आज सवाल ये आ जाता है कि मैं मानता हूं कि निर्माता लेखकों से कहते हैं या निर्देशक लेखकों से कहते हैं कि भाषा इस तरह से चाहिए। हमें अपनी बात को कहने के बहुत सारे तरीके अपनाने चाहिए। हम सिर्फ गालियों के द्वारा ही अपनी फिल्मों के द्वारा जनता का मनोरंजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गैंग्स ऑफ वासीपुर एक फिल्म, एक हिट हुई, फिल्म चली, लेकिन मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि आप कुछ गूंज, जिसे कहते हैं गूंज विद बफून्स, ऐसी फिल्में भी आई जिसमें अनिल कपूर, नाना पाटेकर, इन फिल्मों का आप देखें तो उन्होंने उसको मनोरंजक दृष्टि से बना दिया। भाषा उन्होंने यूज करी, उन्होंने टपोरी भाषा की, कायरे कायरे टपका लिया रे, गोली मार भेजे में, ये सब बातें आती हैं। लेकिन जब हम इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो अभद्र भाषा नहीं है, बल्कि आपको मनोरंजन के हेतु, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए भाषा को इस प्रकार से बना दिया गया है कि विच टेक्स अ फॉर्म ऑफ ए कॉमेडी। अब आते हैं सेंसर के ऊपर। तो भाषा को मद्देनजर रखते आते हैं सेंसर पे। देखिए, सेंसर जो है, दोनों बातें हैं। हमारा सिनेमा समाज का दर्पण है, हमारा सिनेमा समाज का दर्पण है, और इसी तरह से समाज सिनेमा का दर्पण है। दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ लेते हैं। तो सेंसर के सर्टेन रूल्स जो हैं वो तो खैर बहुत पहले के बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि एक बदलाव आया है सेंसर की पॉलिसीज के अंदर, जो एक ब्रिटिश टाइम से सेंसर का कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट बना हुआ था, उसमें चेंजेस आई हैं। तो अभी सेंसर थोड़ा जागरूक हो गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अगर आप अपनी बात को एक सही ढंग से कहने का प्रयास कर रहे हैं तो सेंसर उसको अलाउ भी करता है, आपकी बात को सुनता भी है। सेंसर का जो रोल है, योगदान है, उसमें मैं कहूंगा कि निर्माता निर्देशक को सेल्फ सेंसर्ड रहना चाहिए, ना कि सिर्फ सेंसर पर डिपेंड करना चाहिए। आप अगर खुद योग्य हैं और ये समझते हैं कि सेल्फ सेंसर्ड होके, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होके, स्वयं को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए हम अपनी अगर फिल्मों को अगर इस तरह से ले जाने का प्रयत्न करें तो बहुत ही उसका लाभ होगा। क्योंकि एक जिम्मेदार मेकर की हैसियत से, जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से हम ऑडियंस के प्रति हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेंसर के साथ साथ हमें अपनी जागरूकता को, अपनी जिम्मेदारी को स्वयं निभाना पड़ेगा और एक बैलेंसिंग करते हुए इसको हमें आगे लेके चलना पड़ेगा, ना कि सिर्फ हम ये कहें ये सेंसर की जिम्मेदारी है या हमारी नहीं है, या हमने जो जनता को परोस दिया जनता उसे स्वीकार कर ली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारी के साथ समझना चाहिए और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक मैं आपको जानता हूँ धीरज जी, आई थिंक आपका इमेज वन ऑफ द क्लीनेस्ट इमेजेस है पूरी इंडस्ट्री में, कि आपने कभी भी एक्सेप्टिंग शुद्धता के अलावा आपने कोई ऐसा ना
अभिनेता आपने काम करा है, एज डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपने एक रॉन्ग शब्द भी आपकी कोई भी सीरीज में या सीरियल में या पिक्चर में आपने यूज नहीं करी है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैं निगम साहब से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि जो अब आप लैंग्वेज यूज करते हैं या हिंदी यूज करते हैं, तो ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट रखने का आप प्रयत्न करते हैं? जब आप एक स्टोरी लिख रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, तो ऑडियंस कनेक्ट के लिए लैंग्वेज कैसा यूज करते हैं आप? क्या आपका थॉट चलता है इसके लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो बेसिक थॉट चलता है वो तो जो कहानी है उसके अनुरूप ही चलता है, और उसी में जैसे मैंने कहा कि कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके अनुरूप चलता है। और साथ साथ लेकिन जब मैंने पहले ही वो जो कहा कि ऑडियो मीडिया के थ्रू आते हैं, तो ये भी ध्यान रखते हैं कई बार कि भाई अब हम फिल्म बना रहे हैं तो इसकी भाषा जो है वो थोड़ा सा आम लोगों की समझ में आने वाली भाषा हो, जो लोग उसको पसंद कर सके, भाषा में रोचकता हो, और ऐसे शब्द ना हो जो कि बड़े कठिन हो सुनने समझने में, जिससे कि बाधा पैदा हो लोगों को के मनोरंजन में, या लोगों को जो उसमें रुचि आती है उसके अंदर बाधा पैदा हो। तो ये कई बार बड़ा सोचा समझा भी प्रयास होता है। कई बार मन में लिखते समय बड़ा कठिन शब्द आ जाता है और लिखने का मन होता है, लेकिन फिर ख्याल आता है कि यार ये शब्द लिखेंगे या ये अभिव्यक्ति करेंगे तो ये सामने वाला समझेगा नहीं, तो फिर दिमाग लगा के भी उसको बदलना पड़ता है। तो हर चीज दिल से भी नहीं चलती, उसमें बहुत चीजें लिखने के समय दिमाग से भी चलती हैं। अक्सर ये लोग, ये जो लेखकों की बात कह देते हैं, वही सब हम मन में जो आया लिख देते हैं, मन में जो आया लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता। खासतौर से जब जो चीज आपकी आम लोगों के साथ जा रही हो, जो दूसरे लोगों तक पहुंचनी हो, तो उसका पहुंचना, क्योंकि भाषा का माध्यम है संप्रेषण, कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं हो तो सारा आपका किया धरा व्यर्थ है। तो वो अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, अच्छे संप्रेषण के लिए जरूरी है कि भाषा ऐसी हो जो दोनों पक्षों के लिए को स्वीकार्य हो, लिखने वाले को भी स्वीकार्य हो और सुनने वाले के लिए भी स्वीकार्य हो। तो इस प्रकार की चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग लिखते हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो संजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो अभी एक थोड़ा हम कर रहे थे अपना गाना, एक तो 2 मिनट 1 मिनट आप हम सबको सुनाएं वो, और उसके बाद मैं आपको मेरा एक प्रश्न पूछूंगा। श्योर सर। ये गाना परसों एक्चुअली रिलीज किया है हमने दिसी। इट्स अ हार्ट ब्रेक स्टोरी। लाइन्स की ऐसी है, नजरें चुरा के मुझसे जा तो रहे हो, पर आईने से कैसे नजरें चुरा में, एहसास में हरदम दावा है मेरा, तुम न मुझे भूल पाओगे। जब जिक्र होगा इश्क का तो रो ही पड़ोगे, अफसोस करोगे, अफसोस करोगे, लिख के लीजिएगा एक रोज करोगे। वाह, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो संजीव जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपको ये जो अपनी जग प्रसिद्ध पिक्चरें थी, उमराव जान है, सिलसिला है, ये पिक्चरों में इतना गुड यूसेज ऑफ पोइट्री था, गुड यूसेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी था, तो मेरा प्रश्न है कि ऐसे प्रोडक्शंस अभी बंद हो गए हैं, तो क्या रीजन है कि ये ऐसे प्रोडक्शंस बंद हो गए हैं? क्या यूसेज ऑफ लैंग्वेज इवॉल्व हो गई है इन लास्ट 20-30 सालों में इंडियन सिनेमा में, कि इवॉल्व हो रही है, कि लोगों को पसंद नहीं है? क्योंकि उर्दू तो मेरे ख्याल से हमेशा से हिंदी फिल्मों में आती थी, और तो अब ऐसी पिक्चरें क्यों नहीं बन रही हैं, और आप लोग ऐसे पोएट्रीज क्यों नहीं लिख रहे हैं? एक्चुअली श्याम जी, समय के साथ जैसे बदलाव आता है, उर्दू अभी भी बहुत सारे गानों में, बहुत सारी फिल्मों में हिंदी और उर्दू का इस्तेमाल जो है ऐसे होता है जैसे पानी में आप चीनी डाल दो, तो हिंदी पानी है, उर्दू चीनी है, डाल दो तो शरबत बन जाता है, तो ये शरबत है। उर्दू रहती है, लेकिन अभी उर्दू का इस्तेमाल ऐसा हो गया है कि आपको हल्की हल्की सी उर्दू जो लोगों को बड़ा इजीली समझ में आ जाए, तो राइटर वही उर्दू का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जो पब्लिक के बीच में उर्दू है, तो वो अवॉइड करते हैं ऐसे शब्दों का चयन उर्दू का ढूंढने में जो लोगों को समझ में ना आए। क्योंकि ये दौर आप देखना पिछले कुछ सालों से, जो बड़ा सरल लिरिक्स है, बड़ी सादा तरीके से कोई बात कह रहे हो तो वो पब्लिक पसंद कर रही है। आपने कुछ ऐसा कर दिया जो नई जनरेशन
वो नहीं है ही म्यूजिक को हिट ऑफ किया है में, तो ये फर्क है। अदरवाइज अभी भी होगा इस्तेमाल हिंदी और उर्दू, ये दोनों तो पानी और चीनी है, ये तो हमेशा साथ रहेंगे, ये शरबत चलेगा ही चलेगा बॉलीवुड में। बहुत धन्यवाद, सही बात। थैंक यू सर। राजेश जी, क्या हम हिंदी लैंग्वेज की प्योरिटी भूल रहे हैं क्या? और हिंदी क्या आप इसको कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट समझते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स भाषा समझते हैं क्या? क्योंकि हिंदी लैंग्वेज जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो भी हम इंडियंस बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते हैं कई जगह, तो इसका कारण क्या है आपका? इज इट कन्फाइंड टू टेक्स्ट और बोलचाल में, जैसे कई स्टेट से जहाँ हिंदी चलती नहीं है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाई इसकी शुद्धता खो रहे हैं क्या हम अभी? बिल्कुल सर, मैंने आपको पहले भी कहा कि शुरुआत के दौर से, जब हम शुरुआत में ही जब देखा जाए तो कक्षा 1 से ही हमको शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। आप देख लीजिए, हम यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र ले ले, साउथ के कितने भी स्टेट है, कर्नाटका है, चेन्नई वगैरह जो भी है, साउथ में तमिलनाडु है, वहाँ पे हिंदी थर्ड लैंग्वेज है जी। हमारी सरकारों को चाहिए कि सबसे पहले पूरे स्टेट में, पूरे सारे जितने राज्य हैं, सब में सर्वप्रथम हिंदी को मौका देना चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट होना चाहिए उनका हिंदी, सेकेंड उनका जो मदर लैंग्वेज जो भी उनका वो होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में जो है थर्ड नंबर पे हिंदी है, कर्नाटका में थर्ड नंबर पे है। तो सबसे पहले तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकारों को प्राथमिकता दिखानी पड़ेगी कि भाई हिंदी को सर्वप्रथम मौका दिया जाना चाहिए। अब साउथ में अगर जाएं तो लोग हिंदी जानते नहीं, जो जानते हैं वो बोलना नहीं चाहते हैं, इतना विरोधाभास। मैं यहाँ पे मतलब विरोध वाली बात करना नहीं चाहूंगा, अच्छा सा मंच है, लेकिन देखा जाए साउथ में सिर्फ कर्नाटका ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोग हिंदी को रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। बाकी आप कहीं भी चले जाए साउथ में, वो लोग हिंदी में बात करना पसंद नहीं करते हैं, हिंदी वालों को पसंद नहीं करते हैं। मैंने देखा, क्या एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ मैं। और सारे ये सब अपने भाई हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखा जाए तो वही सबसे बड़ा शुरुआती दौर यही है कि शुरुआत के दौर से कक्षा 1 से सबको हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए, तब हम बड़े होकर हिंदी को महत्व देंगे, तब हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी बनेगी। वरना हम चिल्लाते रहेंगे सारा जीवन की राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन हम हिंदी में हर जगह हमारा मतलब विरोध किया जाता है, हर स्टेट में देखा जाए। और आपको सब और एक बात बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, अभी बीच में ही अभी जो अपना 15 अगस्त का स्पेशल इशू जो हम लोग लॉन्च करने वाले थे, तो एक बहुत बड़े हिंदी के बहुत ही प्रखर मतलब अभिनेता है, बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, उनका नाम लेना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ यहाँ पे, बहुत ही भाई की तरह है मेरे वो। मैंने उनसे पूछा कि आप जो वेब सीरीज कर रहे हैं उसपे जो गालियां आप लोग देते हैं, इतने गंदे सीन दिखा रहे हैं, आप इतने महान, मैं तो आपको अपना आदर्श समझता था, लेकिन आप ऐसी गंदियां गाली दे रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ी बात कही अच्छी, जो धीरज जी ने भी कही कि इस फिल्म जो है समाज का दर्पण है। तो उन्होंने मुझे वही टटरका दी बात कि समाज जो है, फिल्म जो है समाज का दर्पण है, तो उत्तर भारत में बात पे गालियां दी जाती हैं, तो हम वही दर्पण को फिल्मों में, सीरीज में दिखा रहे हैं। बताइए, देखिए कितनी आसानी से बात को टाल दी। सही बात है। तो राजेश जी आप, हाँ, मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ इस बात का, और कई जगह बोल चुका हूँ कि ये इस पे सेंसर नहीं, इसलिए वेब सीरीज एक गंदी सीरीज दिखा के हमारे आने वाली जनरेशन को लोग बिगाड़ रहे, खराब कर रहे हैं। इस पे सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय को मैंने अभी 4 दिन पहले स्पेशल अपने लेटर पे लेटर लिखा है सर, कि वेब सीरीज पे सेंसर होना चाहिए या इनको बंद कराना चाहिए। सही बात। तो राजेश जी आपसे गुजारिश करूंगा कि फिल्म्स टुडे में एक हिंदी लैंग्वेज के लिए आप अभियान शुरू करें। आपके हर इशू में हिंदी सिनेमा की बात कर रहे हैं, अपन हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अपने इतने सब मित्र लोग हैं और भाई लोग हैं आज के दिन आपके पैनल पे जो हिंदी सिनेमा से और हिंदी से जुड़े हुए हैं। आप इन लोगों का सहयोग लेके आपकी फिल्म टुडे में एक शुरू करवाइए ये महीने से, कि हिंदी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करा जाए, गवर्नमेंट को आपको क्या बोलना है, पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो ये जरा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरा स्टडी कर लीजिए। अच्छा सुझाव है, अच्छा सुझाव है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।
तो किशन जी, आई एम कमिंग बैक टू योर इनिशियल क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा था और आपने उसका एक जवाब दिया था। तो आपने जब एक बात बहुत अच्छी सुंदर कही थी कि भोजपुरी भी अल्टीमेटली अ फॉर्म ऑफ हिंदी है, तो मेरा ये आपको एक प्रश्न है कि भोजपुरी लैंग्वेज का हिंदी पे क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि हिंदी अगर मदर लैंग्वेज है और भोजपुरी उसका एक अंश है, तो भोजपुरी हिंदी की शुद्धता कम कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि बढ़ा रहा है? आपका क्या थॉट है? मेरा मानना ये कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा है सर, क्योंकि इसमें मैंने जैसे पहले भी आपको बोला, हिंदी एक बहुत ही विशाल एंड बृहद भाषा है जी। वो आज दूसरी भाषाओं के शब्द अपने आप में समाहित करता है, अडेप्ट करता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, असर नहीं होने वाला है उसके ऊपर में। आज आपको बताऊं, मैं ऑक्सफोर्ड अपना डिक्शनरी के हिसाब से जी हिंदी के करीब 1000 वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपने आप में यूज किए हैं टिल 2018। 1000 वर्ड, अप्रोक्सीमेटली 1000 वर्ड। जैसे उसमें है सूर्य नमस्कार है, अच्छा है, भेलपुरी है, बापू है, गुलाब जामुन है, शादी है, जुगाड़ है, आधार है, ये सब आज अभी खाली हिंदी के शब्द नहीं रह गए, इंटरनेशनल वर्ड हो गए, इंग्लिश वर्ड भी हो गए। घेराव है, बंद है, अन्ना है, बदमाश है, चूड़ीदार है, ये सब आप सुन के आश्चर्य होगा आपको। सिर्फ ये हिंदी के शब्द नहीं रह गए आज की डेट में। आज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी इनको अडॉप्ट कर चुकी है, मतलब। और उससे बड़ी बात आपको मैं भी बताने जा रहा हूं कि हिंदी भाषा ने 1,30,000 के करीब वर्ड जो है फॉरेन लैंग्वेज के अपने आप में अडॉप्ट किए। तो 1000 वर्ड है खाली, हिंदी भाषा ने 1,30,000 वर्ड के करीब आपके अडॉप्ट किए। 1,30,000 वर्ड फॉरेन लैंग्वेज के अडॉप्ट किए हैं, जो ऑफिशियल डिक्शनरीज बताती है आपको जी। तो ये हिंदी भाषा बहुत वृहद भाषा है। आज मैं बोलूँ भोजपुरी भाषा नहीं है, डायलेक्ट है, तो मेरे को मानने के लिए घर पे कुछ लोग आ जाएंगे, बट है कि भोजपुरी इज अ डायलेक्ट। भोजपुरी से डायलेक्ट ओनली। ये आज आप हरियाणवी भी बोलोगे, हरियाणवी कोई भाषा थोड़ी है, हरियाणवी इज अ डायलेक्ट ओनली, डायलेक्ट। आज हरियाणवी की लिपि है कोई, आपके कोई लिपि नहीं है उनके पास। आपको हिंदी लिपि यूज करनी है, भोजपुरी में हिंदी लिपि आप यूज कर रहे हो आप। तो ये सब डायलेक्ट है, ये भाषा, मतलब भाषा बोलना तो कोई भी भारतवर्ष में जो भाषा थी हिंदी और कुछ साउथ की भाषा है, उसके अलावा कोई भाषा थी नहीं। तमिल है, वो हिंदी से भी पुरानी भाषा गिनते हैं। करेक्ट। हिंदी जो लैंग्वेज है उससे भोजपुरी के शब्द उसमें आगे और आगे, उससे हिंदी का कुछ कमी हुई है मैं ये नहीं मानता। आप सुपर 30 पिक्चर देखिए, आपको उस पिक्चर में कहीं कुछ कमी लगी है ना? इतनी बढ़िया पिक्चर बनी है, इतनी सुंदर पिक्चर बनी है। जैसे धीरज कुमार साहब बोलते हैं भी कोई भी उसमें वर्ड ऐसा नहीं है कि भी गंदा वर्ड को यूज किया हो। बिल्कुल। एक टीचर है, पढ़ा रहा है 30 बच्चों को, एकदम गरीब घर के बच्चों को, वो भाषा भोजपुरी है सारी। अच्छा, क्यों धीरज साहब, भोजपुरी ओनली, प्योर भोजपुरी बोल रहा है वो, बट वो हिंदी है, इसलिए वो हिंदी में है। उसको भोजपुरी का तो लाइसेंस नहीं मिला, उसको हिंदी, उसको सर्टिफिकेट मिला है फिल्म को, भोजपुरी का तो नहीं मिला, हिंदी का मिला उसको। हिंदी का मिला। तो मैं बोलो हिंदी में जो शब्द आ रहे, भोजपुरी से आवे या कोई भाषा से भी आवे, उनका स्वागत है। आप हिंदी को इतना छोटा मत से गिनिए, मतलब जी। हिंदी अपने आप में एक बहुत वृहद भाषा है, बहुत विशाल भाषा है, और इसमें ये चीजें बहुत छोटी हैं। 1,30,000 वर्ड आए और कितने वर्ड इसमें आगे समा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। आज ट्रेन है, ट्रेन एक इंग्लिश का वर्ड है, नाउ इट इज हिंदी वर्ड आल्सो। आप हिंदी की डिक्शनरी में मिलेगा। हाँ बिल्कुल। स्टेशन है, रेलवे स्टेशन हिंदी में कोई वर्ड नहीं है, तो वो अडॉप्ट किया हिंदी ने, खुशी अडॉप्ट स्टेशन है, स्टेशन है। हाँ, स्टेशन खुशी अडॉप्ट किया, मतलब आप ऐसे वर्ड है इसमें तो मतलब उनके अंदर में कोई भी आप कह नहीं सकते कि कोई हर्ज है उसमें। करेक्ट। एटलीस्ट हिंदी में हम उसको हर्ज नहीं मानते, हिंदी में स्वागत है उन भाषा के शब्दों का। बिल्कुल। कितने जर्मन वर्ड सब आए थ्रू संस्कृत। संस्कृत जर्मन से बहुत मिलती हुई भाषा है। आज जर्मनी में संस्कृत बहुत पढ़ाई जाती है, जितनी संस्कृत हिंदी में अपने नहीं पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ते, जर्मनी में पढ़ते हैं। तो जर्मन भाषा के बहुत शब्द हिंदी में आ गए थ्रू संस्कृत। बिल्कुल। पहले संस्कृत में आए, वहां से हिंदी में आ गए। सही बात है। हिंदी तो सर अगर हिंदी में अगर किसी को बोलेंगे ऑटो वाले को हिंदी में कि वहाँ स्टेशन हिंदी में, तो पकड़ मारेगा, क्योंकि बोलना पड़ेगा भगवत मंडल चलना है क्या। कैसे बताइए आप? तो वो शब्द को अपनी हिंदी में अडॉप्ट कर लिया अभी। आज अपने जब स्टेशन बोलते हैं अपनी हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं।
शास्त्री जी जानते हो कि हिंदी में कहीं कहीं लिखा गया है ट्रेन को बोलेंगे लो पथगामिनी, लो गमनागमन तो कभी नहीं पाएंगे, धुक धुक मंडल लो पथगामिनी। ये सब मजाक है, लेकिन ट्रेन शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है आज। तो कोई इसमें एतराज नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, ना इंग्लिश को ऑब्जेक्शन है ना हिंदी को ऑब्जेक्शन। मैं आपकी एक बात में सिर्फ छोटा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। देखिए, जीवन के अंदर इन लाइफ ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम आम फैम भाषा का प्रयोग करें। जैसे भी आप बोल रहे हैं तो बहुत ही एक नेचुरल ढंग से अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं। अब आप जैसे राजेश ने कहा है अभी कि जाहिर सी बात है कि अगर हम ये कह देंगे लौहपत गामिनी या चश्मों को कह देंगे नासिका चिपके कर्ण स्थित पारदर्शक महाजन, क्या बात है, वो सुनने से पहले ही आदमी बाहर चला जाएगा। वो शब्द ही गलत है, वो शब्द ही गलत है, गलत शब्द है। वो हिंदी भाषा का अगर योगदान या हम कहें भारतीय सिनेमा का हिंदी भाषा में जो योगदान हुआ है, तो कहने का तात्पर्य या कहने का मतलब ये नहीं है कि इन शब्दों का प्रयोग करके हम अपनी टेलीविजन के अंदर या अपनी फिल्मों के अंदर भाषा का प्रयोग करें, बल्कि हिंदी की गरिमा को रखते हुए हम जरूर करेंगे। जैसे आपने कहा कि जर्मनी में संस्कृत जो है आज पढ़ाई जा रही है, बहुत बहुत अच्छी बात है और ये एक सत्य है, वहाँ पढ़ाई जा रही है। पर जीवन के अंदर जब हम बातचीत करते हैं, शान जी आप इस बात से सहमत होंगे कि हमें आम फहम भाषा जो मैं पूरी तरह से जी सर, जी सर। तो आगे चलते हुए यही सब्जेक्ट पे मैं धीरज जी आपसे पूछना चाहूंगा कि चैलेंजेस क्या हैं आज के दिन हिंदी लैंग्वेज का, ये टेलीविजन एंड वेब वर्ल्ड में। एक हम ये सब्जेक्ट को थोड़ा कवर कर चुके हैं पहले, लेकिन की चैलेंजेस आपसे सुनना चाहते हैं कि आपके थॉट्स क्या हैं इसमें। मैं इस मंच के माध्यम से और अपने सभी जो हमारे दिग्गज मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कि जब हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो निर्माता निर्देशक जो है विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग करता है। जो मेरे एक यंगर ब्रदर ने कहा भी इस बात को लेकर संजीव ने, और भाषा का प्रयोग उसी हिसाब से होता है। जब आप टेलीविजन सीरियल बनाते हैं, अगर आप सोशल सीरियल भी बनाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है, मद्देनजर रखना पड़ता है कि आप एक परिवार के लिए बना रहे हैं। तो परिवार के लिए आप किस प्रकार का सीरियल बना रहे हैं। अगर आपको सोशल सीरियल है, बच्चों का सीरियल है, तो हमारी भाषा जो है, फिर हम स्वयं बच्चे बन के, हमारा राइटर भी बच्चा बनता है, हमारा डायरेक्टर भी बच्चा बनता है, निर्देशक बच्चा बनता है, और वो कंसीव करता है उसी ढंग से उस भाषा का प्रयोग जो बच्चा एक आसानी से समझ सके। इसी तरह से जब आप ऐतिहासिक सीरियल बनाते हैं तो आपकी भाषा का प्रयोग, आपकी लेखनी आपकी बदल जाती है, उसमें गरिमा आती है, एक गौरवशाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, ताकि आप हमारे इतिहास को किसी भी प्रकार से ये न कहें कि हमारे इतिहास को चोट पहुंच रही है। इसी प्रकार जब हम वेब सीरीज पे चले जाते हैं, जो बात कही गई है, और मैं सहमत हूँ इस बात से, राजेश जी की बात से, कि वेब सीरीज का केवल मतलब ये नहीं होता है कि आप उसमें उस भाषा का प्रयोग करें जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। ठीक है, माना कि आज वेब सीरीज का जो प्रदर्शन हो रहा है, उसकी एग्जीबिशन हो रही है, वर्ल्ड ओवर हो रही है, मगर मैं इतना मानता हूं, भले वो एक हिंदुस्तानी है या किसी दूसरे देश में रहने वाला है, तो वो उस भाषा का प्रयोग और ऐसी अभद्र भाषा का, ये एक इनसेंसिटिव लैंग्वेज का वो नहीं समझेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपने सभी अनुभवी मित्रों से कहूंगा, 1931 में भारतवर्ष के अंदर जब पहली फिल्म बनी, आला मारा अर्धशर ईरानी साहब ने बनाई, तो उसे सावाक फिल्म, अब ये सावाक फिल्म कहेंगे या टॉकी मूवी कहेंगे, तो टॉकी कहना पड़ेगा ना। सावाक शब्द का प्रयोग करते हुए लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अब वो पहली फिल्म बनी थी, वो भी हिंदी भाषा में बनी थी। अगर आज आदर्शर ईरानी साहब जिंदा होते, आदर्शर ईरानी साहब, और कोई उनसे पूछता तो उनका उत्तर ये होता कि मूर्ख, जब हमारे भारतवर्ष के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी भाषा बोली जाएगी, तो मैं उसको सोच के इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि साहब देखिए, आज हम जब भी कुछ कार्य करते हैं, पहले हम वो टेलीविजन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं टेलीविजन में रीजनल सीरीज भी बहुत बना चुका हूँ और बनाते भी हैं, वेब सीरीज भी कर रहा हूँ। इश्क सुभान अल्लाह हमारा अगर टीवी का सीरियल है, तो एक मुद्दे के ऊपर था, तो उसमें उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया। तो हमारा चैलेंज था कि जो विषय है, उस विषय को मद्देनजर रखते हुए उसी हिसाब से भाषा का हम प्रयोग करें। उसके बाद हमने वेब सीरीज बनाई,
इश्क आजकल जो जनरेशन आज की थी, लेकिन फिर भी उसमें हमने अभद्र भाषा का सेंसलेस लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया, कभी इस्तेमाल नहीं किया है। तो हम यही कहेंगे कि हमारा भारत देश जो है उसमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हम सभी जानते हैं साउथ की भाषाएं हैं, दूसरे प्रांतों की भाषाएं हैं, अनेकता में एकता है। तो ये जो अलग अलग रंग लेकर हम अपनी अपनी भाषाएं लेकर चलते हैं, तो हम अपने सीरियल्स में भी, अपनी फिल्मों में भी, अपनी वेब सीरीज में भी उन्हीं सभी भाषाओं का अगर प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सक्सेस जो होती है, सफलता है, आपको अनेकता और एकता को मद्देनजर रखते हुए अगर आप लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी मिलेगी। चैलेंजेस यही आते हैं कि वी हैव टू स्पीक द लैंग्वेज व्हाट द सब्जेक्ट डिमांड्स, व्हाट द ऑडियंस रिक्वायर्स एंड व्हाट दे कैन अंडरस्टैंड। जो उनको समझ आ सके उस विषय को मद्देनजर रखते हुए और कहानी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसके एक बहुत ही सफलता से आपको एक सक्सेस मिलती ही मिलती है। थैंक यू सर, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। तो निगम साहब, आपके साथ चलते हुए आगे एक मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे हिंदी लैंग्वेज कितनी सीखनी पड़ती है नए कलाकारों को या नए टेक्नीशियंस को, डायरेक्टर्स को जो हिंदी सिनेमा बना रहे हैं या जिनको एक्ट करना है। तो हो सकता है कि कोई साउथ इंडिया से आए हों या और कोई एरिया से आए हों और हिंदी भाषा पूरी नहीं आती है, तो आपके ध्यान से हिंदी लैंग्वेज उनकी पढ़ाई करना, हिंदी लैंग्वेज का पढ़ाई करना कितना इम्पोर्टेंट है जो ये फील्ड में आना चाहते हैं, और उनको आप क्या गाइडेंस देंगे? एक मिनट है, आज टीचर्स डे है, कम से कम हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपने प्रणाम करते हैं, उनको धंधा तो मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, प्रमोशन कर रहे हैं, उनको अच्छा धंधा मिल रहा है। कैटरीना कैफ का आज भी जो टीचर है पैसा कमा रहा है। बिल्कुल कम से कम फिल्म के बहाने कुछ हिंदी शिक्षकों का घर चल रहा है सर, तो चले दीजिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी यस। ये सिर्फ घर चलाने की बात ही नहीं, ये उनकी भी बहुत आवश्यकता है। ये आपका फोन बंद हो गया, अरे यार। तो इनको भी जो आ रहे हैं, फिल्मों में आ रहे हैं, जो हिंदी फिल्मों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको भी आवश्यकता है इसको हिंदी सीखने की बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ जो हमारा जो संस्थान है हिंदुस्तानी प्रचार सभा, वो हिंदी और उर्दू सिखाने की क्लासेस चलाता है बड़े लोगों को, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हिंदी भी सीखना चाहते हैं, उर्दू भी सीखना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य ये होता है कि उनको फिल्म लाइन में जाना। और कई वर्किंग जो कलाकार हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अगर अच्छी हिंदी नहीं, या ठीक ढंग से, अच्छी ना लेकिन ठीक ढंग से हिंदी ना बोल पाते हो, उच्चारण में शुद्धता ना हो, तो उनको लगता है कि उनको काम मिलने में समस्या होगी। इसलिए वो लोग भी हमारे यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ जो क्लासेस है उनको अटेंड करते हैं, ताकि उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि लिखित हिंदी सीखे उनको, लेकिन उनको उच्चारण में, बोलचाल का जो हमारा शुद्धता, उसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है कि ये हिंदी, ये उर्दू हमारी बहुत सही। और इसीलिए उर्दू भी सीखते हैं वो साथ साथ, क्योंकि उर्दू के अंदर ज्यादा ध्यान रखा जाता है उच्चारण की शुद्धता का, कि आपको ज जहां बोले वहां ज बोले, तो वहां क बोलना है तो क बोले, भी उसमें जो नुक्ता लगता है उसके बारे में। तो इसलिए दोनों भाषा, हिंदी सीखना बहुत जरूरी है, और कम से कम बोलने के लेवल पर इसीलिए डिक्शन के टीचर्स बहुत रखे जाते हैं, जो हिंदी सिखाने वाले, हिंदी को सुधारने वाले सिखाते हैं। कोई जब आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं, जिस भाषा में काम करने जा रहे हैं, उसको ही अगर नहीं जानेंगे तो आप कैसे बोल पाएंगे इसके अंदर। और बड़ी समस्या हो जाती है। मैंने भी एक फिल्म लिखी थी, कड़के कमाल के करके, कॉमेडी फिल्म थी, उसका जो हीरो था वो नेपाली था। अब वो नेपाली था तो उसको हिंदी के लिए बड़ी समस्या होती थी, तो उस समस्या से निपटने के लिए कई बार शब्दों को बदलना पड़ता था, कई बार वाक्यों को बदलना पड़ता था, कई बार उसके वाक्यों को काट के सामने वाले को देना पड़ता था, क्योंकि बात कहना जरूरी है और ये बोल नहीं सकता। तो उसके बाद वो डायलॉग जो है वो बात सामने वाले को देनी पड़ती थी। तो अगर आपको जिस भाषा में काम कर रहे हैं, अगर वो भाषा नहीं आती है या उसमें आप कमजोर हैं, तो उसमें समस्या तो पैदा होती ही है काफी, जो उसके साथ काम करने वालों को भी समस्या होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो इस लाइन में आए वो कम से कम उस भाषा को पूरी तरह सीख लें, पूरी तरह ना सीखें, कम से कम इतना तो सीख लें कि अपना काम ढंग से, अच्छे ढंग से चला सके। बिल्कुल 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 राइट। तो संजीव जी, आपसे एक मैं पूछना चाहता हूँ एक डिफरेंट क्वेश्चन। तो क्या है कि आज के दिन हिप हॉप कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियन सिनेमा में, और ये हिप हॉप कल्चर तो ज्यादा म्यूजिक एंड फॉरेन फिल्मों में पहले चलता था। फॉर एग्जाम्पल अभी गली बॉय पिक्चर जो आई थी रणवीर सिंह जी की, तो यहाँ तो हिप हॉप कल्चर ही हो गया। हिंदी का हिप हॉप में तो लैंग्वेज का कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, बिकॉज ये जॉनर नथिंग है बट रिदमिक अमलगमेशन है ऑफ वर्ड्स एंड लिरिक्स।
तो आपके इसमें थॉट्स क्या हैं ऐसे हिप हॉप कल्चर पे और ऐसे जॉनर पे? श्याम सर, ये जो सब्जेक्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जब हम बिजनेस में होते हैं ना, तो हम इमोशंस के साथ साथ कॉमर्शियल भी होते हैं। एंड कॉमर्शियल पहलू ये है कि जो नई जनरेशन है इसको आज के टाइम में हिप हॉप से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है, ये लगाव रखता है उसके साथ में। मैं जब अपने यहाँ रोमांटिक सॉन्ग घर पे बनाता हूँ करके, तो मेरे बच्चे को और उसके दोस्तों को वो उतने अच्छे नहीं लगते। जब मैं उनको इस टाइप के कुछ पैपी सॉन्ग्स बनाता हूँ तो बेटा मेरा बोलता है कि पापा यार ये सुपर हिट सॉन्ग है। और तो लगता है कि यार बच्चों को मेलोडी से ज्यादा है ना हिप हॉप में ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। उसी का कारण है कि बादशाह एंड हनी सिंह इन लोगों को ज्यादा मौका मिला अपनी गायकी शो करने का और अपना टैलेंट शो करने का। पर बॉलीवुड में शुरू से ही हमेशा हर 5 या 6 साल बाद में एक नया तरीका का म्यूजिक आता है। तो वो चाहे पंचम दा के जमाने से शुरू रहा कि इतने बड़े बड़े दिग्गज कंपोजर्स होने के बावजूद भी पंचम दा ने अपना जब स्पेस बनाना शुरू किया तो पंचम दा उस टाइम छा गई। ऐसी जब हिमेश रेशमिया जी आए तो उन्होंने AR रहमान साहब का म्यूजिक चल रहा था, नदीम श्रवण का चल रहा था। तो हर 5 या 6 साल बाद में ना लोग म्यूजिक का एक नया रूप, नया शक्ल, नया रंग देखना चाहते हैं। तो ये बदलाव आता रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद इंडियन मेलोडी एक ऐसी चीज है कि स्वैग से करेंगे सबका स्वागत गाना आएगा 15 दिन चलेगा, पर दिल दिया गल्ला जैसा गाना जो है वो आपको 50 साल तक चलता रहेगा। तो हमारे बीच में चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं कि हम एक्चुअली बाई नेचर हम इंडियन है ना मेलोडी पसंद करते हैं। हम सब कुछ सुन लेंगे पर फाइनली जो गाना हिट होता है या जो गाना हम हमेशा याद रखते हैं वो हम मेलोडी सॉन्ग्स को याद रखते हैं। हम हिप हॉप को बहुत ज्यादा याद नहीं करते, बस डिस्को गए, नाचा, लौटाए। लेकिन जब हम सुकून से कुछ चीज सुनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो हम इंडियन मेलोडी को ही सुनते हैं। उसमें क्या है, प्रॉपर गीत होता है, शब्द होता है उसमें, और वो शब्द हमें सुकून देता है। तो ये चीजें पहले ही साथ साथ चलती रहती है। लेकिन हिप हॉप आएगा जाएगा, हिप हॉप कभी भी अपनी ऐसी परमानेंट जगह नहीं बना पाता है, तो वो रुक जाएगा, उसी के बेस पे फिल्म चलती है। सही बात है। और हिंदी भाषा को तो तोड़ देता है, मरोड़ देता है, पूरा मरोड़ देता है। एंड उसमें फिर क्या होता है कि शायरी नहीं होती है, कविता नहीं होती है। जो मैं और आप बात कर रहे हैं, तो जो मैं और आप कर रहे हैं बात, वो हिप हॉप, मतलब वो ऐसा है। और जब शायरी आप लिखते हो तो शायरी में जब मैंने एक भजन लिखा था भगवती जी के ऊपर, तो मैं वो भजन सुना रहा था टी सीरीज में। एंड वो भजन जो है फाइनली बागी फिल्म का सुपर हिट गाना हो गया, उसने मुझे बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड दिया। आप लोगों ने सुना होगा। मुबारक हो। बिल्कुल। तो हमने वो भजन बनाया जी, हमने भजन बनाया था देवी जी को लेके, और वो बागी फिल्म का गाना हिट हुआ। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। तो फिर वो टी सीरीज को लगा नहीं ये तो फिल्म का गाना है, और वो भजन जो है फिल्म में चला गया, और वो फिल्म में खूब चला गाना है। क्या बात है, बहुत मुबारक। श्याम जी, मैं इनकी बात से एक बात सिर्फ ऐड ऑन करना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात कही है हमारे छोटे भाई ने। आज आप देखें तो मनोज कुमार साहब की फिल्में, आप पूरा पश्चिम लीजिए, आप यादगार लीजिए, आप उनकी रोटी कपड़ा मकान लीजिए, फिल्मों के लिरिक्स देखिए, और इंदिवर साहब के, आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए। और आज आप हमारे एक राइटर हैं, मित्र मेरे लिए बहुत काम करते हैं, अभिलाष, उनकी लिखी हुई इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना। तो आज भी आज भी इस तरह के जो लिरिक्स हैं, इस तरह की बातें हैं, वो लोगों के दिलों में आने वाले बरसों तक याद रहेंगी। और मैं बहुत सहमत हूँ इनकी बात से कि एक कमर्शियल चीज को मद्देनजर रखते हुए इनको चेंज करना पड़ता है। बट एक अच्छे राइटर के ये हैं, जब इनको मौका मिलता है तो एक अच्छा गीत उन्होंने सुनाया, तो इस तरह का योगदान भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है हमारी इंडस्ट्री में। जी, बहुत 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 धन्यवाद धीरज जी। आई थिंक आपने जो कहा वो भी बहुत एजुकेटिव है। तो हमें 12 बजे तक का टाइम दिया था डॉक्टर सतीश शास्त्री जी ने, हम थोड़ा एक्सीड कर गए टाइम। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन राजेश श्रीवास्तव जी को रहेगा। राजेश जी, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मैगजीन चलाते हैं फिल्म्स टुडे, और आपको इतने प्राइवेट, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, सबसे आपका तो पाला पड़ता होगा। तो आपके ध्यान में
और आपके नजर में गवर्नमेंट को और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए टू इंक्रीज यूजेज ऑफ हिंदी? सब है, भाषा लैंग्वेज है और भाषा वो लोग कार्य करते हैं, लेकिन भाषा लिमिटेड स्टेट्स में चलती है। पैन इंडिया भाषा को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, स्पेशली आउटसाइड इंडिया? इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आप अमेरिका, यूके और अदर जगहें समझें तो वहाँ जो नए बच्चे जो पैदा पुराने जो हैं 15-20 साल 30 साल के बच्चे हो गए हैं, वो तो फिर भी हिंदी समझते हैं, लेकिन आज जो पैदा हो रहे हैं उनको कैसे ऑटोमेटिक थोड़ी हिंदी आनी चाहिए या सिखानी चाहिए, इसमें आपका क्या व्यू है? देखिए सर, मैं इस पे कहना चाहूँगा कि हमारी सरकारें सर्वप्रथम तो उनको जो है कि पहले भी मैंने कहा कि शुरुआत के दौर से ही बच्चों को प्रथम कक्षा 1 से ही उनको हिंदी के लिए बढ़ावा देना चाहिए है। और रही बात, आपको मैं एक छोटी सी घटना बताऊं कि मैं मॉरिशस पे गया था, तो एक इवेंट था, तो वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया की फैमिली थी, तो वो लोग बहुत अच्छे हमसे मतलब मिलना जुलना हुआ, सब कुछ होगा। उन्होंने मुझे दूसरे दिन अपने घर पे डिनर में इनवाइट किया। वो हिंदी में बात कर रहे थे, आज से वो मैंने इंडिया के भी आए भी नहीं थे सर, और हिंदी में बात कर रहे थे। तो मतलब वो हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे दूसरे दिन घर पे डिनर बुलाया, बोले आप आइए, मैं आपको सरप्राइज देता हूँ। तो सर मैं उनके घर पे गया, तो उनका जो बेडरूम, ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक उन्होंने जो घुमाया ना, तो कहीं पे ताजमहल की सीनरी थी, कहीं पे लाल किला बना था, कहीं कुछ बना था। मतलब उनको इतना हिंदुस्तान से प्यार, और कभी हिंदुस्तान नहीं आए वो। उनके घर में बच्चा से लेके उनकी जो सीधे 80 साल की उनकी जो दादी थी, वो सारे लोग हिंदी में हमसे बात कर रहे थे। मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो गया, हमने ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि शुरू से उनके जो दादाजी थे वो हिंदी फिल्में घर में लगाते थे, हिंदी सीरियल देखते थे, और हिंदी देखते देखते वो लोग हिंदी सीखे। तो जब विदेशों में लोग जो हिंदुस्तान नहीं आए, हिंदी नहीं जानते, वो लोग हिंदी सीख सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो सरकारें अगर चाहें तो 2 मिनट का काम है सरकारों के हाथ में। आप देखिए, आप मुंबई के शहर में, हिंदुस्तान के छोटे से गांव में चले जाइए, आप लखनऊ के छोटे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, जहाँ पे हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, मध्य प्रदेश बोली जाती है। वहाँ के आप छोटे से गांव में जाएंगे ना, तो अगर है चाय की दुकान है, उस पे हेयर सैलून जो लिखा होता है ना, वो भी इंग्लिश में लिखा होता है। भला उसको आधे गाँव को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश में लिखा होता है। और शहरों में चले जाए तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम हिंदुस्तान में, ऐसा लगता है विदेश में। आप मुंबई की सड़क को देख लीजिए, बीच में जरूर यहाँ पे महाराष्ट्र में आंदोलन चला था, वे मराठी में लिखिए तो छोटा सा बड़ा सा बोर्ड लगा होता है इंग्लिश का, छोटा सा एक छोटी सी लाइन हिंदी में लिख देते हैं, जिससे कि आगे उनको पीटे ना। तो सरकारों क्या चाहिए कि सर्वप्रथम अगर कंपनी को रजिस्ट्रेशन भी देते हैं तो उसमें एक ऐड होना चाहिए कि भैया आपका बोर्ड जो है सबसे बड़ा हिंदी में लगेगा, उसके बाद छोटा हिंदी में लगेगा। सर्वप्रथम महत्व देना चाहिए। छोटी सी दुकानों में गुलदस्ता लाइसेंस मिलता है, उनको भी गुलदस्ता लाइसेंस के साथ नीचे नोटिस देना चाहिए कि आपको बोर्ड हिंदी में लगाना पड़ेगा। सर्वप्रथम पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए। ये सरकार ही कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है, और ऐसे ऑर्डर करें और आराम से हो सकता है। तो सबसे ज्यादा सब बढ़ावा दिया जाए ऐसे, तो लोगों को ज्यादा फायदा होगा। बाकी तो सबसे ज्यादा जो सीरियल चल रहे हैं उनको तो मैं बिल्कुल बहुत बहुत बधाई दूंगा। हिंदी फिल्मों में तो योगदान है ही, लेकिन हिंदी सीरियलों की वजह से आप देखा जाए, अमिताभ बच्चन ने करोड़पति जब आया था, तब से लोग कितनी शुद्ध हिंदी सीख गए, जो सब लोगों को नहीं आए थे। मुझे बहुत से शब्द उस समय मालूम चले थे जो मैंने अपने स्कूल में नहीं पढ़े थे। सॉरी, आज मेरे हिंदी की टीचर सुनेंगे तो शायद नाराज होंगे हमसे। तो ऐसा तो ये सर ऐसा होना चाहिए। सरकार चाहेगी हम अपनी मेहनत करें, लेकिन अधिकार किसके पास है, मतलब कंट्रोल किसके पास? सरकार के पास। सरकार चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है। थैंक यू राजेश। तो मैं डॉक्टर सतीश शास्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनने अच्छा हमें मंच दिया कि हम लोग अपने अपने विचार प्रकट कर पाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किशन जी को, धीरज जी को, राजेश जी को, संजीव निगम जी को, संजीव चतुर्वेदी जी को, जो अपना समय दिया हमें और अपना मार्गदर्शन दिया। और ये पैनल से मुझे यही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि हिंदी तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है ही है, लेकिन हिंदी का जो आम पब्लिक है थोड़ी शुद्ध हिंदी यूज करें और सीखें तो बेटर है। मैं खुद उतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, और वो इम्प्रूव करना चाहिए अपने को सबको। और एक चीज है कि जो अपना सब्जेक्ट था हिंदी फिल्म का कंट्रीब्यूशन
हिंदी लैंग्वेज पे एंड वाइस वर्सा हिंदी लैंग्वेज ने क्या कंट्रीब्यूट करा है टुवर्ड्स फिल्म इंडस्ट्री। तो आई थिंक ये दोनों भाई बहन हैं एंड दोनों साथ में चलते हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हो जाएंगे। तो आई थिंक हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि क्या हम बेटर हिंदी प्रयोग कर सकें आगे चल के फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर जनरेशंस टू लर्न हिंदी हमसे। तो ये बोलते हुए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। आज का जो डिस्कशन हुआ आपने इसको समराइज करके आपकी मैगजीन में एक आर्टिकल निकालना चाहिए इसको। बिल्कुल सर, राजेश जी आप किशन जी के लीडरशिप में आप ये करिए, लेकिन सबका प्रोफाइल आना चाहिए और ये पूरा वेबिनार का आना चाहिए, और आप प्लीज इसको टेक फॉरवर्ड करिए और फुल आप इसके ऊपर। मैं दो मिनट का समय लेना चाहता हूँ, कुछ मैं बताना। हाँ जी 2 मिनट का समय लूं? निसंदेह। देखिए, क्या मैं बस 2 मिनट का समय लूंगा। क्या होता है कि कोई व्यक्ति के जीवन में कोई किसी बात को लेकर, जैसे हिंदी की बात आ रही, मुझे भी हिंदी से बड़ा प्यार है। मैं यहाँ पे छोटी सी 1 मिनट की कहानी है मेरी, बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा इस सार्वजनिक मंच पे। मैं बचपन जब मैं कक्षा 8 में 9 में पढ़ता था, तो उस दौर में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, इनका माहौल था। लेकिन आपको बताओ, मेरे आदर्श सिर्फ 3 लोग थे। एक मेरे पिताजी, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो पिताजी के तो घर में से पैर छूता था, अटल जी का मेरे पैर छुए 84 में जब छोटा था, मैं भीड़ में घुस के उनके पैर छुआ। तीसरे मेरे आदर्श से धीरज कुमार जी, जिनसे मैं मिलना चाहता था। उसका एक छोटी घटना ये थी, जब 87 में सीरियल आता था कहाँ गए वो लोग, तो उसमें धीरज जी सुन रहे सर? धीरज जी सुन रहे सर? धीरज सुन रहे सर? हाँ, तो सर जब सीरियल आता था कहाँ गए वो लोग, तो वो सीरियल देखा मैं, तो मुझे उसमें धीरज सर रोल करते थे राम प्रसाद बिस्मिल का। तो सर मैं बड़े गर्व के साथ बताता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में पैदा हुआ, जहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी जी और अशफाक उल्लाह खां पैदा हुए। और सबसे बड़ी बात मैं उसी कॉलेज में पढ़ा जहाँ से उनकी पढ़ाई हुई, दोनों की, राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी, अशफाक उल्लाह खां साहब। तो वहीं से मैं पढ़ा हूँ। तो जब मैं पढ़ा हुआ, जब मैं 10th में आया तो देखा कि पूरे स्कूल में एक भी फोटो भी मूर्ति नहीं है इतने बड़े क्रांतिकारी जिन्होंने काकोरी कांड, इतना बड़ा कांड किया, जिसमें आजाद, अपना चंद्रशेखर आजाद भी उसमें इन्वॉल्व थे। फांसी इन दोनों को थी, रोशन सिंह को भी हो गई थी। तो मैंने देखा एक मूर्ति नहीं, तो मैं प्रिंसिपल से परमिशन मांगा कि सर मैं यहाँ पे मूर्ति लगाना चाहता हूँ। तो परमिशन अपना प्रिंसिपल साहब ने मुझे डांट के भगा दिया, बोले नहीं यहाँ नेतागिरी करने का नहीं। तो उस समय 91 में सरकार बनी बीजेपी की, उस समय हमारे मंत्री जी थे सुरेश कुमार खन्ना जी, ऐसा हमारे वो अभी फिर मंत्री हैं, इस समय नगर विकास मंत्री हैं। उनसे जाकर प्रार्थना की, और उस समय मैंने शहर में पूरा चंदा करके स्कूल के बाहर मंत्री जी के सौजन्य से मूर्ति लगवाई और स्कूल के बाहर ही प्रोग्राम किया। सारे अध्यापक, हजारों बच्चे आए थे, प्रिंसिपल नहीं आए। तो धीरज जी की मेरे आदर्श बने, प्रेरणा मिले। जो मुंबई आया तो सबसे पहले कोशिश मैंने की मैं धीरज जी से मिलूं, और जिस दिन से मिला उस दिन से आज तक इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। थैंक यू सर। बहुत सुंदर। और वास्तव में क्या कह दें, गागर में सागर भर दिया आप। सारे क्या कहूँ कि सारे के सारे रत्न छांट करके आप लोग लाए, इसके लिए सिंघानिया का हृदय से धन्यवाद है वास्तव में। और एक मैं केवल सुझाव ये देना चाहूंगा अंत में, आदरणीय अध्यक्ष महोदय सिंघानिया जी की अनुमति लेते हुए। सुन रहे हैं सिंघानिया जी? जी सर सुन रहे हैं मुझे? हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं जी? हेलो जी सर सुन पा रहे हैं जी? हाँ जी सर जी सर, एक सुझाव अंत में देना चाहूंगा। साहित्य समाज का दर्पण है, उसी प्रकार से फिल्में समाज का दर्पण है, और फिल्मों के ऊपर ये अर्थोपार्जन का माध्यम नहीं है जी, पर भारतीय सिनेमा के ऊपर एक ऐसा दायित्व है जिसका अनुकरण कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि जिस समय फिल्म निर्माण की बात आती है उसको भी देखते हैं, कम लोग देखते हैं।
कम निर्माता निर्देशक उस चीज को देखते हैं कि इसका इफेक्ट, असर क्या होगा। कई फिल्में इस तरह की हैं कि उसको देखकर ही चरित्र निर्माण की बात होती है जी। दर्पण है जिस तरह से एक आज के समय में एक है नैतिक मूल्यों की बात मैं कह रहा हूँ, नैतिक मूल्यों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह का हम कोई पिक्चर, कोई धारावाहिक दे सकते हैं जिस पर उस तरह बच्चे उसको प्राप्त करके, उसको देख करके, सुन करके जा सकें। निस्संदेह जा सकता है। कथा सरित सागर पुस्तक है, संस्कृत में है, उसका हिंदी अनुवाद भी है। सोमदेव जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कश्मीर से काफी पहले। उसके द्वारा जिस तरह से केले के पत्ते में होते हैं पात पात में पात, उस तरह से बात बात में बात। देखें, ज्ञान में, विज्ञान में, समाज में कोई नॉलेज, कोई ज्ञान भारतीय पर आधारित कोई चीज नहीं छूटने वाली। अगर मैं उसकी रोचकता एक शब्द में कहूं, अलिफ लैला को देखकर जिस तरह की प्राप्त है, उस पुस्तक को पढ़ करके अलिफ लैला जैसे नाटक से कहीं ज्यादा रोचकता और आनंद की प्राप्ति होगी जी। हम भारतीय संस्कृति की दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो समाज अपेक्षा भरी दृष्टि से भारतीय सिनेमा की ओर देख रहा है, फिल्म जगत की ओर देख रहा है वास्तव में। और इस जितना भी धन्यवाद करूं, क्योंकि हिंदी के विकास में जितना भी योगदान, सहयोग भारतीय सिनेमा का है, उसका और किसी विधा का नहीं हो सकता है। आप ही के माध्यम से हिंदी जिंदा रही और ऐसे रत्न आप लाए, हृदय से धन्यवाद है, बार बार वंदन है, अभिनंदन है। थैंक यू शास्त्री जी। और एक मिनट लूंगा, हमारे मैंने अभी इनको देखा है एक सेकंड पहले, हमारे हिंदी जगत के और फिल्म के बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंशियर भगनानी जी आए हुए हैं इधर। तो भगना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर, वेलकम सर। थैंक्स। और अंत में मैं आदरणीय डीपी सिंह आपका म्यूट हो गया। शास्त्री जी आपका म्यूट हो गया। शास्त्री जी अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं आदरणीय यशवंत पाटिल जी को आमंत्रित करता हूं, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें कि आज शोभा बढ़ाई, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करें। हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज का जो हिंदी पखवाड़े का जो 5वां दिवस है, बहुत ही फ्रूटफुल रहा, बहुत ही लाभान्वित रहा सभी को। और हमारे सिंघानिया साहब ने जो इतना अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया, उनका नॉलेज काफ़ी, माना उनका विकिपीडिया बहुत ही फास्ट है, तो उन्होंने सबको बिल्कुल डीपली हर सवाल पूछे। और इसका जो रिपोर्ट हम बना के उन्होंने बोला है कि हम सरकार को लिखेंगे कि फिल्मों में हिंदी का और थोड़ा सा गौर करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और हमारे जो खदारिया जी हैं और हमारे जो सिंगर म्यूजिक फील्ड में जो थे संजीव जी, उन्होंने भी बीच बीच में अच्छे गायन किए। और उनकी जो म्यूजिक में जो नॉलेज है वो भी काबिल तारीफ है। हमारे राजेश श्रीवास्तव जी हैं और धीरज कुमार जी हैं और संजीव निगम जी है। और हमारे जो इसके जो मेन की पर्सन है शास्त्री जी, उनको सारा श्रेय जाता है, क्योंकि उनकी जो नेटवर्क से सारे जुड़े इतने अच्छे लोग गए हैं। और हम आगे और इसके बारे में बात करते रहेंगे। तो फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो हमारे 289 रेडियोज कम्युनिटी के हैं, उनके तरफ से आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे डॉक्टर डीपी सिंह जी भी जुड़ गए हैं और उनका दूसरा वेबिनार में बिजी थे, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। शास्त्री साहब, ये खदरिया साहब और सिंघानिया साहब तो राजस्थान से ही है ना? ऐसे नाम तो राजस्थान में मिलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, खदरिया तो हनुमानगढ़ में थे काफी खदरिया फैमिलीज, और सिंघानिया तो झुंझुनू में काफी नाम है।
हाँ, तो हम लोग फतेहपुर से हैं और झुंझुनू मंदिर की स्थापना में मेरे दादाजी का भी पूरा श्रेय है। जो फर्स्ट फ्लोर पूरा है वो मेरे दादाजी के नाम से है मंदिर। सिंगानिया साहब, मैं फतेहपुर के पास नवलगढ़ के पास मेरा गांव है कोलसिया। अच्छा। मैं नवलगढ़ के पास से हूँ और बहुत बढ़िया। नाम से मुझे लग रहा था, मैंने यहाँ राजस्थान का नाम लग रहा है और निश्चित रूप से आपसे आज बहुत सीखने को मिला, बहुत सीखने को मिला। और फिर पधारिएगा, खूब खूब स्वागत, हमें बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, ठीक है साहब, के साथ। ठीक है, चला बाबू।